Good morning, students. We again resume with our class of previous class that we had studied advertisement. आज हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इसको अब आपको समझने के लिए थोड़ा सा मैं इजी कर देता हूँ। बच्चों के कुछ फ़ोन आए कि सर क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको आवश्यक रूप से इसमें लिखनी होगी, तो मैं आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट शुड बी इंक्लूडेड इन राइटिंग, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि आपको क्या डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, कौन सी ये वो डिटेल्स है जो आपको प्रोवाइड करनी है। सपोज हमने अभी लास्ट क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था फॉर व्हीकल, ठीक है। अब व्हीकल के लिए हमें क्या करना है, मैं ये नोट्स है जो मैं इसको स्कैन भी कर दूंगा बाद में आपको, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। इसमें देखिए मैं लिख रहा हूँ मॉडल या ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। उसके पहले आ जाएगा आपके मेकर। मेकर का मतलब कौन सी कंपनी ने बनाया है, कौन सा मॉडल है, कौन सा सन है। उसके बाद में आपके आ जाएगा कलर। कलर के बाद में आपको लिखना है माइलेज। माइलेज को हम एवरेज भी बोलते हैं गाड़ी का, ठीक है। उसके बाद में ओनर्स डिटेल। ओनर्स डिटेल का मतलब होता है, मैं आपको समझाता रहूँगा साथ में ना। और उसके बाद में एसेसरीज, प्राइस एक्सपेक्टेड। उसके बाद में ये आपको ये लिखना है कॉन्टैक्ट नेम एंड कॉन्टैक्ट, और साथ में आपका एड्रेस। अब ये चीज़ें हो जाती है आपके लिए कंपलसरी कि आपको इतनी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करनी ही है, ठीक है। ये तो हो गया व्हीकल के लिए। अब इसी के साथ में आप देख लीजिए गुड्स, अन्य कोई वस्तुएं हैं, तो जैसे हमने फ्रिज बेचा था, आपको याद हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेंशन ब्रांड, उसका ब्रांड आप कर दीजिए, फिर मॉडल, फिर आपके आ जाएगा ईयर, फिर मटेरियल, कलर वगैरह हो जाएगा, कंडीशन, प्राइस एक्सपेक्टेड एंड नेम कॉन्टैक्ट और एड्रेस। अब इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको, अब समझ लीजिए। ये हमने जो लास्ट एडवर्टीजमेंट बनाया था, है ना, उसके बारे में ये हम देख रहे हैं। लास्ट एडवर्टीजमेंट जो हमने बनाया था वो एक व्हीकल का, रेफ्रिजरेटर का बनाया था, लेकिन बच्चों ने कहा कि इसका कोई फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेट, बिल्कुल फॉर्मेट तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ये वो आवश्यक चीज़ें हैं, दीज आर द एसेंशियल्स जो आपको लिखने ही है। व्हीकल में सबसे पहले हो गया मेकर। मेकर का मतलब होता है कौन सी कंपनी ने बनाया, होंडा, मारुति, जो भी है। मॉडल या ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कौन सा मॉडल है वो, ठीक है। उसके बाद में कलर, फिर आ जाता है गाड़ी का एवरेज या रनिंग। आप इसको रनिंग भी कर सकते हो, कितना गाड़ी चली हुई है, रनिंग। फिर ओनर्स डिटेल, कि वहाँ के मालिक की जानकारी दी गई, सिंगल ओनर, ठीक है। एसेसरीज कौन सी है, उसके अंदर एयर कंडीशन है या सारी एसेसरीज है। प्राइस एक्सपेक्टेड, नेम कॉन्टैक्ट और एड्रेस, तो ये हो जाता है इजी, ठीक है। सेकंड थिंग आ गया था गुड्स। किसी भी चीज़ों को बेचना हो आपको, जरूरी नहीं कि गाड़ी को बोला जाए, आपको वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टेलीविज़न, कुछ भी बेचना हो, ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। मेंशन ब्रांड, मॉडल, ईयर, मटेरियल, कंडीशन, प्राइस एक्सपेक्टेड, नेम एंड एड्रेस। आज हम एक टेलीविज़न बेचने की कोशिश करते हैं, ओके। अब ये जो हमने देखा, ये क्या था कि व्हीकल तो आप बहुत आराम से बेच पाओगे, बच्चों को कन्फ्यूजन गुड्स में हो रहा है ना, तो गुड्स के अंदर हम बेच लेते हैं। आज सपोज हम क्या लिखेंगे, फॉर सेल।
अब टेलीविज़न ब्रांड हो गया सोनी, ठीक है, 16 इंच कलर टेलीविज़न, ठीक है। कौन सा टीवी है भाई आपका? HD है। क्या है उसके साथ? क्या है एसेसरी? विथ रिमोट एंड सेटअप बॉक्स, ठीक है। ये अब टेलीविज़न में मॉडल नहीं होता है, मॉडल होता है, ठीक है। आप जैसे 3 स्टार रेटेड, ठीक है, और ईयर ऑफ बाइंग कर लो या कितना पुराना है आप लिख दो। वन ईयर ओल्ड। अब इसके अंदर क्या होता है देखिए, विथ बिल एंड वारंटी कार्ड। आ गया समझ में? अब बस टीवी में तो यही सब चीज़ें होती है। फिर अब ये लाइन आपको बार बार लिखनी है। इंटरेस्टेड पर्सन या पार्टी में कॉन्टैक्ट, फिर वही आपका नाम और एड्रेस आप लिख दीजिए। ये हो गया आपका टीवी बेच दिया आपने। आया समझ में? तो ये जो था अभी हम लोगों ने एक, आपने देखा कभी टेलीविज़न बेचा है। स्क्रीन से मैं हट रहा हूँ एक बार ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएँ। इसको आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना? तो ये फॉर सेल था। तो अभी इसको आप देख लीजिए अच्छे से। आप ऐसे घर पे बनाने की कोशिश करो, ठीक है। घर पे बनाने की कोशिश करोगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये चीज़ ऐसी है जिसमें आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, टू रिमेंबर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अब देखिए हम लोगों ने कितनी चीज़ें बेची अभी तक। सबसे पहले हमने बेचा व्हीकल, गुड्स यानी वस्तुएं। अब हम चलेंगे सेलिंग आउट प्रॉपर्टी। क्या बेचेंगे आप? प्रॉपर्टी बेचेंगे। अब प्रॉपर्टी बेचने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको ये देखना होगा कि प्रॉपर्टी में हमें क्या चाहिए। देखिए प्रॉपर्टी की एसेंशियल्स क्या है। चलिए तो उसकी जो यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए फर्स्ट स्पेसिफिक डिटेल्स। स्पेसिफिक डिटेल्स का मतलब होता है बिल्कुल सटीक जानकारी आपको देनी पड़ती है। स्पेसिफिक डिटेल्स में क्या क्या आता है देखिए, एरिया, साइज, ठीक है। इसके अलावा आपको आ गया फ्लोर या नंबर ऑफ रूम्स, ये आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है लोकेशन, ठीक है। उसके अंदर फिर फिक्सचर्स एंड फिटिंग। फिक्सचर्स एंड फिटिंग का मतलब आपने नल, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब क्या कर रखा है, ठीक है। अब उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है शहरों में, नेम ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको किसने बनाया है, समझ रहे हो आप? कौन से बिल्डर ने बनाया है? UIT का बनाया हुआ है, सांची ग्रुप का बनाया हुआ है, कौन से ग्रुप ने उसको बना करके दिया है, ठीक है। उसके बाद में आपका लोकेशन हो गया। अब ये सबसे सराउंडिंग, आसपास का वातावरण, प्राइस ऑफर्ड, आपने कितनी कीमत उसको ऑफर की है, और फिर लास्ट में इंटरेस्टेड, वो वाली लाइन, इंटरेस्टेड पर्सन, और फिर कॉन्टैक्ट और आपका नेम जो भी है, ये आपके एसेंशियल्स में आएंगे। समझ में आ रही है? मैं एक बार वापस हट जाता हूँ स्क्रीन से, मैं पूरा एक बार वापस बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि अभी हम सेल के लिए 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं। ओके, सो देख लीजिए आप वापस। प्रॉपर्टी, पहले हमने व्हीकल सेल आउट किया, उसके बाद में गुड्स, एंड नाउ वी आर सेलिंग प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में क्या क्या आपको डिटेल्स चाहिए? फर्स्ट स्पेसिफिक डिटेल्स, उसमें क्या चाहिए? आपका एरिया, साइज, फिर फ्लोर कितने मंजिला पे है,
नंबर ऑफ रूम्स, कमरे कितने हैं, लोकेशन क्या है उसकी, देन फिक्सचर्स एंड फिटिंग का मतलब उसके अंदर क्या क्या फिटिंग कर रखी, नल फिटिंग है, लाइट फिटिंग है, ठीक है, ये सारा। नेम ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी, किसने उसको विकसित किया है, कौन सी इकाई ने बनाया है, सराउंडिंग आसपास क्या है, एंड देन प्राइस ऑफर्ड कि कितनी कीमत आपको चाहिए, फिर वही इंटरेस्टेड पर्सन्स में कॉन्टैक्ट और आपका नाम, ठीक है। तो ये आज हमने क्या देखा, प्रॉपर्टी को कैसे सेल आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम इसका ऐड बनाएंगे, ओके। टिल देन जो भी मैंने दिया है उसको आप नोट आउट कर करके लिखने की कोशिश करें, ओके। टिल देन गुड बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम हेलो एल्केन्स की जो वीडियो सीरीज़ हैं उसमें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। ये आपके कोर्स में टेट्रा हैलोजन, जो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स में आपके कोर्स में है क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म, लेकिन जो टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स उसमें आपके कोर्स में है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो उसकी हमने प्रिपरेशन मेथड्स पढ़े, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी और हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी। तो जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं लगभग ट्राई और टेट्रा की लगभग क्या हैं, इसी में थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन टेट्रा क्लोराइड के यूजेस, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के जो यूजेस हैं, उपयोग, इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे क्लोरोफॉर्म का कहाँ यूज़ हुआ था, मैंने बताया था, है ना। आयोडोफॉर्म का कहाँ यूज़ हुआ था, हमने पढ़ा था। वैसे ही कार्बन टेट्रा क्लोराइड का यूज़ कहाँ होता है। सबसे पहले कार्बन टेट्रा जो क्लोराइड है, सब एक तो आपको कॉमन याद ही रखना है, एज ए क्या लिखते हैं, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, यानी लैब में एक हम रिएजेंट के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है इसका एज ए सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो चीज़ें पानी में नहीं घुलती हैं या ऐसी कोई है तो सब जिसको किसको भी अगर सॉल्व करना है या सॉल्यूशन बनाना है तो उसको हम किस में घोल सकते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में। तो एज ए सॉल्वेंट इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में या लैब में रिएजेंट के रूप में। दूसरा उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, एज ए सॉल्वेंट, विलायक के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में घोलने के लिए। तीसरा आग बुझाने में, अगर हमको कहीं आग लगी है, फायर लगी है, तो उसको अगर हमको बुझानी है तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो आग बुझाने में, फायर को बुझाने में भी इसका यूज किया जाता है, आग बुझाने में। फिर चौथा आपने देखा होगा ड्राई क्लीनिंग में, निर्जल धुलाई में। हम अपने कपड़े जो घर पे नहीं धो सकते हैं, जिनको हम साबुन से नहीं धो सकते हैं, उनको हम क्या कराते हैं, ड्राई क्लीन करवाते हैं। तो ड्राई क्लीन में, ये ड्राई क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। निर्जल धुलाई में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसको किस में यूज़ करते हैं, ड्राई क्लीनिंग में, निर्जल धुलाई में। फिर इसका जो यूज़ किया जाता है एज ए कीटनाशक के रूप में। अगर हमको कहीं भी इसको यूज़ करना है, कोई दीमक लग गई है, कुछ लग गया है, तो हमको कीटनाशी के रूप में इसका हम यूज़ कर सकते हैं। एक होता है टेपवर्म, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें आपने बायोलॉजी में, अगर जिनके पास बायोलॉजी है उन्होंने पढ़ा होगा कि पेट में कीड़े पड़ गए, तो टेपवर्म, हुकवर्म, ये इनके अगर पेट में पड़ जाते हैं तो इनका इलाज के लिए, इनके क्या है, इलाज के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो टेपवर्म और हुकवर्म दोनों बोल सकते हैं आप, हुकवर्म एंड टेपवर्म, इंग्लिश में भी इसको यही बोलते हैं और हिंदी में भी आप इसको यही। तो उनके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये बच्चों हो गई हमारा हेलो एल्केन्स पूरा जो
इतने दिन से हम हेलो एल्केन्स पढ़ रहे थे, वो हमारा टॉपिक अब ख़त्म हुआ। हेलो एल्केन्स में हमने लर्न किया था मोनो हेलो एल्केन्स, फिर डाई हेलो एल्केन्स, फिर हमने लर्न किया था जो डिस्कस किया था ट्राई हेलो एल्केन, फिर हमने डिस्कस किया टेट्रा हेलो जो एल्केन्स। ये हमारा जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें हमने डिस्कस किया। आज हम अब स्टार्ट करेंगे हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स यानी कि किसे कहते हैं हेलो एरिन। एल्किल में हमने हेलोजन लगाया तो उसको क्या बोले हमने हेलो एल्केन्स। अगर हम एरिन यानी बेंजीन रिंग पर अगर हेलोजन लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं हेलो एरिन, ठीक है ना। यानी कि बेंजीन के ऊपर अगर हेलोजन लगा दिया तो उसको बोलेंगे हम हेलो एरिन। जनरल फॉर्मूला क्या हो गया C6H5X। बेंजीन में से एक H रिमूव हो गया, C6H6 होते हैं और H एक रिमूव होकर उसकी जगह क्या लग गया हेलोजन लग गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके हेलो एरिन्स। नॉमेनक्लेचर, अगर हमको इनका नामकरण करना है हेलो एरिन्स का तो कैसे करेंगे। नॉमेनक्लेचर नामकरण, हेलो एल्केन्स का नामकरण, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे क्या लगा दें Cl, ठीक है ना। एक Cl लगाया मैंने तो क्या हो जाएगा क्लोरोबेरिन बेंजीन, यानी कि बेंजीन है, बेंजीन पे हमने हेलोजन कौन सा H को प्रतिस्थापित करके हटा के क्या लगा दिया Cl, Cl को बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। अगर मैंने इसकी जगह क्या लगा दिया Br लगा दिया ब्रोमोबेंजीन। अगर मैंने क्या लगा दिया F लगा दिया फ्लोरोबेंजीन। अगर मैंने क्या लगा दिया I लगा दिया तो आयोडो। ये है मोनो हेलो एरोमेटिक यौगिक, यानी कि एक ही हेलोजन। अगर मैंने इसकी जगह क्या लगा दिया दो हेलोजन, एक इस पोजीशन पे और एक इस पोजीशन पे, तो ये डाई हेलो डेरिवेटिव्स हो गए, लेकिन किस में हो गए एरोमेटिक कंपाउंड में। वहाँ पे भी हमने पढ़े थे डाई हेलो डेरिवेटिव्स, यहाँ पे भी जेम विस पढ़े थे ना, वैसे के वैसे यहाँ पे भी क्या होते हैं डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। ये एरोमेटिक में इनका नामकरण करने पर एक और दो पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, या क्या हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबरिंग, तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं और 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन भी हम बोल सकते हैं। अगर मैंने इसकी जगह नाम लगा दिया यहाँ, मैंने Cl कहाँ लगा दिया यहाँ, अगर Cl की जगह हमने क्या रख दिया Br, तो क्या हो जाएगा 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन या ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन। केवल आपको हेलोजन चेंज करना है। अगर कोई चीज़ एरोमेटिक रिंग पर 1 और 2 पोजीशन पे होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं ऑर्थो। 1 और 3 पोजीशन पे होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं मेटा। तो ये क्या हो गया मेटा डाइक्लोरोबेंजीन या 1 और 3। ये देखिए आप 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना बच्चों। तो ये कौन सी पोजीशन पे 1 और 3rd पोजीशन पे, तो हम इसको किस नाम से बोलेंगे मेटा। और अगर आपको IUPAC में नाम लिखना है तो आप लिखेंगे 1 3 और दोनों सेम है। और सेम अगर कोई होता है तत्व तो हम उसका क्या बोलते हैं डाई, है ना। तो 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन या मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। अगर कोई हेलोजन एरोमेटिक रिंग की 1 और 4th पोजीशन पे है, 1 और 4th पोजीशन पे हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं पेरा वर्ड का, यानी 1 2 3 4 5 एंड
6 कहाँ पे है 1 2 पे, तो आप क्या बोलेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन या 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये आपके नॉमेनक्लेचर हैं। अगर इसकी जगह ये हो, एक ही कंपाउंड हो, मोनो कंपाउंड हो, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं मेथिल बेंजीन या टॉलुइन। ये आपने 11th में हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, उसमें पढ़ा है बेंजीन रिंग पे अगर हम मेथिल लगा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं टॉलुइन। अगर एल्किल ग्रुप है तो हमको जो है नंबरिंग जहाँ से एल्किल ग्रुप में पास पड़ता है, जहाँ से कार्बन चेन पास पड़ती है वहाँ से नंबरिंग करनी पड़ती है। तो ये 1 2 3, अगर यहाँ पे Cl है 4 and 5 तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, क्लोरो के वहाँ से नहीं करेंगे, कहाँ से करेंगे मैथिल के वहाँ से। तो 1 पे क्या है मैथिल और 4 पे क्या है क्लोरो, तो 4 क्लोरो 1 मेथिल बेंजीन या 4 क्लोरो टोलुइन। अगर ये 4 पे क्या है क्लोरो और इसको क्या बोलते हैं हम टोलुइन। तो आपको जैसे भी करना है 4 क्लोरो 1 मेथिल बेंजीन या 4 क्लोरो टोलुइन। तो ये आप ध्यान रखना, कभी भी अगर एरोमेटिक रिंग पर कोई भी कार्बनिक श्रृंखला जुड़ी है तो उसका नाम हम क्या करते हैं, कार्बनिक जो श्रृंखला है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर इसकी जगह ये हो CH3 और यहाँ पे Br है तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमोटोलुइन या ऑर्थोब्रोमोटोलुइन। आप अपने हिसाब से इसको बोल सकते हैं। तो ये हो गया 2 ब्रोमोटोलुइन। तो ये बिल्कुल सिंपल से नामकरण है। अगर एरोमेटिक रिंग पर एक हेलोजन जुड़ा हुआ है तो हेलो बेंजीन, 2 जुड़े हैं तो डाई हेलो बेंजीन, 3 भी हो सकते हैं। देखिए आप ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि एक, ये 1 2 3 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, यानी कि मोनो डाई ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स किस में पढ़ रहे हैं हम, एरोमेटिक यौगिकों में। तो ये आपके हेलो एरिन्स के नॉमेनक्लेचर हैं। अब हम बिल्कुल इजी है, अब हम डिस्कस करेंगे जो अगला टॉपिक है हमारा, वो रहेगा कार्बन हेलोजन बॉन्ड का नेचर। ये हमने हेलो एल्केन्स में भी डिस्कस किया और हम हेलो एरिन्स में भी डिस्कस करेंगे। CX बॉन्ड नेचर या बंध की प्रकृति। CX बंध की प्रकृति हमने जब हेलो एल्केन में डिस्कस किया था तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था जो कार्बन होता है, ये R मतलब क्या है, कार्बन कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। तो कार्बन और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण कार्बन पर तो क्या आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज यानी आंशिक धनावेश, और इस पे क्या आ जाता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज यानी आंशिक ऋणावेश, यानी कि जो कंपाउंड हो जाते हैं वो पोलर हो जाते हैं। तो यहाँ पे CX बंध का नेचर हम कैसे डिस्कस करेंगे, ये देखिए आप क्लोरोबेंजीन। अब मैं क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल ले रही हूँ। ये क्लोरोबेंजीन है, इसको मैंने बॉन्डिंग बताई है ऐसे, कार्बन ये है हेलोजन और ये है कार्बन। कार्बन और हेलोजन आप देखिए, ये जो हेलोजन है Cl, इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, इसमें से इसने एक बॉन्डिंग कर ली। ये अनुनाद के कारण और फेनिल ग्रुप के -I प्रभाव के कारण ये बॉन्ड कहाँ चला जाता है, यहाँ, ये देखिए आप, और Cl यहाँ पे क्या आ जाता है पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है।
और इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और बेंजीन में क्या होता है, अनुनाद हो जाता है। तो ये कार्बन हैलोजन जो नेचर है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि जो हैलोजन है उसके जो लोन पेयर होते हैं वो बेंजीन के साथ क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं और अनुनाद के कारण जो हैलोजन होता है उस पर प्लस और बेंजीन पर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो पैरा पर बढ़ जाता है। अब ये बॉन्ड यहाँ रेजोनेंस होगा, अनुनाद होगा, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ। ये इम्पोर्टेंट है, आपके क्लोरोबेंजीन के अनुनादी संरचना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी आ सकता है और कार्बन हैलोजन जो नेचर है वो भी पूछ सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट, ये देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ और ये वाला यहाँ, ये अनुनाद के कारण, और ये वापस जो लास्ट वाला अनुनादी स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, वो फर्स्ट का जस्ट क्या होता है, अपोजिट। ये वाला बॉन्ड यहाँ और ये वाला वापस यहाँ। तो ये आपके कार्बन हैलोजन अगर बॉन्ड नेचर पूछे तो कार्बन और हैलोजन की विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण क्या होता है, फेनिल ग्रुप के माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या हो जाता है, हैलोजन पर प्लस आवेश आ जाता है और बेंजीन पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जो रेजोनेंस के कारण क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो किसके हैं, क्लोरोबेंजीन के। थैंक यू बच्चों। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था और एक दो न्यूमेरिकल भी हमने किए थे और कूलम्ब्स लॉ हम पढ़ चुके हैं और ये कुछ न्यूमेरिकल है कूलम्ब्स लॉ के ऊपर या फिर हम कह सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और दोनों मिक्स के क्वेश्चन है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब एंड दूसरा जो चार्ज है जो स्फीयर है उसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब प्लस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ठीक है, यानी दो चार्ज स्फीयर है, ये एक स्फीयर है और एक ये दूसरा स्फीयर है। इस स्फीयर के बाद जो फर्स्ट स्फीयर है इसके पास जो चार्ज है वो कितना 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब। ठीक है, और जो दूसरा जो स्फीयर है हमारे पास उसके पास जो चार्ज है वो कितना 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब। दो स्फीयर है, दोनों स्फीयर के पास चार्ज कितना, एक के पास 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब और एक के ऊपर है 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 30 सेंटीमीटर में। कितना डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है, कूलम्ब फोर्स इन दोनों के बीच में कितना है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, कूलम्ब फोर्स में हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया है, क्या है फॉर्मूला, डिराइव भी किया हमने फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले चीजें देखनी है कि ये जो चार्ज है इसकी यूनिट दे रखी है कूलम्ब, और ये जो कूलम्ब यूनिट दे रखी है वो एसआई सिस्टम में दे रखी है। एसआई सिस्टम में चार्ज की जो यूनिट है वो क्या है, कूलम्ब है। ठीक है, और ये जो चार्ज है इसके ऊपर भी जो यूनिट है वो किसमें, कूलम्ब में। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो 30 सेंटीमीटर दे रखा है इसको मीटर में चेंज करना है। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो मीटर में कितना आ जाएगा, 0.3 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मीटर में 0.3 मीटर आ जाएगा। अब आप फोर्स का फॉर्मूला तो जानते हैं, कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है दोनों चार्ज कहाँ पर प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है। तो एयर में जो फोर्स होता है वो फोर्स कितना होता है, तो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R²। अब जब इस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यूज पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हमने क्या किया, तो एक चार्ज स्फीयर है जिसके पास चार्ज कितना 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब और दूसरे के पास चार्ज कितना 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर में दे रखा है। और यहाँ पर जो चार्ज की यूनिट दे रखी है वो एसआई सिस्टम में दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, जो 30 सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज करेंगे, और 30 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया तो कितना आ गया, 0.3 मीटर आ गया। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यूज हमारे पास है। हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो ये वैल्यू भी हम जानते हैं 9 × 10⁻⁹ होती है। Q1 Q2 की वैल्यू हमको गिवन है और R² की वैल्यू भी हमको गिवन है, जिसको हमने मीटर में चेंज कर दिया। अब सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करके इसको सोल्व कर देना है, तो क्या हो जाएगा, तो
F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ होती है। और Q1 Q2 की वैल्यू हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, तो Q1 की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मल्टीप्लाई Q2 की वैल्यू कितनी है, तो 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। ठीक है, तो ये हमने चार्ज की वैल्यू पुट कर दी, हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो कौन सी पुट करनी है, डिस्टेंस की वैल्यू पुट करनी है। और डिस्टेंस कितना है स्क्वायर में यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 0.3। ठीक है, सारी क्वांटिटीज को सोल्व कर लेना। क्या हो जाएगा, पहले हम जानते हैं जो पॉइंट है, पॉइंट जहाँ हटा दो पहले, तो एक पॉइंट हटाया 10 और ये कितना आ गया 100, यानी यहाँ पर 10⁻² का मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। ठीक है, अब हमने इसको सोल्व करेंगे, तो इसको जैसे सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये कितना 3 जा कितना हो गया 9 हो गया, तो नीचे कितना आ गया 9, ये 9 आ गया। ऊपर से हमने पावर को सोल्व कर दिया, 10⁻⁹ है, -7 है और कितना प्लस का 2, तो बेस सबका कैसा है सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, तो -7 और -7 कितना हो जाएगा -14, और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ से जो पावर बचेगी वो पावर कितनी बचेगी 10⁻³ बचेगी, क्योंकि माइनस का 14 है और प्लस का कितना है 11 है। ठीक है, तो जो पावर बचेगी वो कितनी बचेगी 10⁻⁻3। अब यहाँ पर कितना है, तो 9 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो गया 6, और 9 6 जा कितना हो गया, ये हो गया 54, ये कितना हो गया 54, और 54 मल्टीप्लाई कितना हो गया 10⁻⁻3। अब इसको जैसे काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा 6 से कट गया, तो जो हमारा आंसर आ गया फोर्स कितना गया 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन। तो हमने कैलकुलेट कर दिया कि फोर्स कितना है। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, फोर्स का क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दो आपको स्फीयर दे रखे हैं, दो स्फीयर में एक स्फीयर के पास चार्ज कितना है 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ है, और दूसरे के पास जो चार्ज है वो कितना है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ है। ठीक है, दो स्फीयर दे रखे आपको। ठीक है, अब इन दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस कितना देगा 30 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी डायरेक्शन के लिए मेंशन किया हुआ है क्या, नहीं किया हुआ। इसका मतलब सिंपल आपको मैग्नीट्यूड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि दो चार्ज है हमारे पास, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज कितना, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। मतलब क्या कह रहा है कि एक चार्ज है हमारे पास Q1 और एक चार्ज है हमारे पास Q2। पहले क्वेश्चन को समझना है फिर सोल्व करना है। क्वेश्चन को समझा, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। Q1 की वैल्यू हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है और वो कितनी 0.4 माइक्रोकूलम। ये माइक्रो का बहुत रोल है, यहाँ पर ध्यान रखना माइक्रोकूलम। ठीक है, और जो सेकंड चार्ज है वो कितना देखा है -0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड चार्ज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो अब इस क्वेश्चन को समझना है, Q1 चार्ज दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम और Q2 चार्ज दे रखा है 0.8 माइक्रोकूलम। दो चार्ज आपको गिवन है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, और क्वेश्चन के अंदर एक और गिवन वैल्यू है। वो गिवन वैल्यू क्या है कि ये जो सेकंड चार्ज है वो जो फर्स्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, हम जानते हैं कि कूलम्ब फोर्स में देखा है हमने कि Q1 किसके ऊपर फोर्स लगाता है Q2 के ऊपर, और Q1 जो Q2 के ऊपर फोर्स लगाता है वो क्या है फोर्स ऑन 2/1 F21, और इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो फोर्स कितना होता है F12। तो F12 की वैल्यू आपको गिवन है कि जो Q2 जो फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर Q1 पर, और वो फोर्स कितना दे रखा है आपको, तो वो फोर्स दे रखा है आपको 0.2 न्यूटन दे रखा है। कितना दे रखा है 0.2 न्यूटन दे रखा है। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R², जिसमें क्या क्या वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर Q1 और Q2 की वैल्यू हमको गिवन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁻⁹ होती है, और F की वैल्यू भी आपको गिवन है। जब ये सारी क्वांटिटीज आपको गिवन है और एक क्वांटिटी आपको गिवन नहीं है, तो हम जो क्वांटिटी गिवन नहीं है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो फोर्स की वैल्यू हमको पता है क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 0.2। सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करेंगे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, सबसे पहले हमको वो फाइंड आउट करना है। तो फोर्स की वैल्यू हमको गिवन है 0.2 न्यूटन,
इज इक्वल टू 9 मल्टी 10⁻⁴ कितना 9, ये हम जानते हैं कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। Q1 Q2 की वैल्यू, Q1 कितना दे रखा है, तो Q1 हमको दे रखा है 0.4। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है माइक्रो कुलाम, माइक्रो, ठीक है, तो आपको कुलाम में चेंज करना है। तो माइक्रो कुलाम को कुलाम में चेंज करोगे, क्या है, माइक्रो की वैल्यू क्या होती है, तो 10⁻⁻⁶ कितनी होती है, 10⁻⁻⁶। तो क्या हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई दूसरा चार्ज Q2 की वैल्यू कौन सी दे रखी है आपको, तो माइनस क्या दे रखा है आपको 0.8 माइक्रो कुलाम। तो आप माइनस अभी पुट नहीं करोगे डायरेक्ट, क्योंकि अपन को मैग्नीट्यूड निकालना है, और ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि एक चार्ज क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पुट कर दी 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻, क्योंकि ये भी माइक्रो कुलाम में, और माइक्रो को कुलाम में चेंज करेंगे, क्या करेंगे 10⁻⁻⁶, ठीक है। तो ये क्या होगा 10⁻⁻⁶ हो गया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन वैल्यू कौन सी नहीं है, R² की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो आपने R² को एज इट इज लिख दिया, R² लिख दिया। अब हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो हमने जैसे ही इसको ट्रांसफर किया, क्या हो गया, फोर्स को इधर ले आया और R² को इधर ले आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 4 0.4 मल्टीप्लाई कितना है 10⁻⁻�6 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻�6। ऊपर वाली सारी वैल्यूज लिख ली हमने। अब नीचे क्या हो जाएगा 0.2 न्यूटन है वो उधर नीचे आ जाएगा, और R² ट्रांसफर होके इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, R² आ गया, और यहाँ पर जो बचा वो कितना बचा 0.2 बचा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले जो पॉइंट हट रहे हैं उनको हटा दो, ये 10 हो गया, और ये कितना होगा 10⁻² का मल्टीप्लाई हो गया नीचे, ठीक है। यहाँ से हटाया तो कितना हो गया 10⁻1 से मल्टीप्लाई हो गया इधर, ठीक है। अब सारी चीज़ों को हम सोल्व कर लेते हैं। तो सारी चीज़ों को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, तो R² इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ को बाद में लिखेंगे, क्योंकि हम सब जो नंबर है एक बार उनको लिख लेते हैं। तो कितना हो गया 9 मल्टीप्लाई, और इधर से क्या है 4 है, और इधर से क्या है 8 है, तो मल्टीप्लाई 8 कर लिया हमने, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या कर दिया हमने 8 कर लिया। अब जो पावर है उनको एक साथ लिख दिया हमने, पावर 10⁻⁹ 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻ कितना है -6 और 10⁻⁻ कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो 10⁻⁹ और 10⁻1 कितना हो गया 10⁻10 हो गया। तो 10⁻10 और ये कितना 10⁻⁻6 और 10⁻ कितना -6, तो कितना हो गया 10⁻12 हो गया। तो यहाँ पर जो बचेगा वो कितना बचेगा 10⁻2 बचेगा। क्या बचा 10⁻2 बचा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे नीचे वाले को, नीचे क्या बचा हुआ है, तो नीचे बचा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 10⁻2 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 10⁻2 बचा हुआ है, ठीक है। अब इस 10⁻2 को ऊपर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा R² इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10⁻2, और ये 10⁻2 जो प्लस का ऊपर जाके क्या होगा 10⁻2 हो गया, यानी -2 क्या हो गया, तो -4 हो गया। तो 10⁻ कितना हो गया -4, और डिवाइड में क्या बचा, तो डिवाइड में क्या बचा 2, ठीक है। तो आप इसको काट सकते हो तो काट दो, अगर नहीं काट सकते हो तो एज इट इज लिखो, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे, तो इसको सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आंसर कितना होगा रूट, अब जो आंसर आया वो कितना गया R² इज इक्वल टू 144। इसको सोल्व करोगे, इसको 2 से डिवाइड करके सोल्व करोगे, कितना हो जाएगा R² इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, ठीक है। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, और स्क्वायर को हटा के रूट लगा तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू रूट 144 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, और 10⁻⁻4 का रूट सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 10⁻⁻2 हो जाएगा, और 144 का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस आया वो डिस्टेंस किस में आया, तो वो डिस्टेंस आया मीटर में। किस में आया, मीटर में आया, ठीक है। तो जो हमारा जो डिस्टेंस आ गया वो किस में आ गया 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर में आ गया। अगर इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या करोगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कि आप इसको क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा -2 +2 क्या हो जाएगा कैंसल। तो सेंटीमीटर में डिस्टेंस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस आ गया 12 सेंटीमीटर। तो
दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं मीटर में 12 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2 मीटर। तो ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, दोनों डिस्टेंस, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा हमको जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड चार्ज। सेकंड चार्ज कौन सा है कि -0.8 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो हमने देखा कि जो चार्ज सेकंड है, क्वेश्चन के अंदर हमको जो फोर्स गिवन है वो कौन सा फोर्स गिवन है, F12 गिवन है, फोर्स ऑन 1/2, ठीक है। तो चार्ज जो चार्ज Q2 जो फोर्स लगा रहा है Q1 पर वो कितना F12, और F12 की वैल्यू कितनी देखिए 0.2 न्यूटन, कितनी देरी की 0.2 न्यूटन। और कूलम्ब्स फोर्स के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो फोर्स होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट, मतलब कि F12 किसके बराबर होता है, तो -F21 के बराबर होता है। यानी कूलम्ब्स फोर्स जो चार्ज Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 पर जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स कैसा होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट, यानी F12 इज इक्वल टू F माइनस F21 होता है, ठीक है। तो F12 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0.2 न्यूटन दे रखी है। तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम, बट एक कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो ये क्या दे रखा आपको, 0.2 न्यूटन दे रखा है, ये क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, यानी -0.2 न्यूटन फोर्स होगा, ठीक है। तो हमने दोनों चीजें यहां पर कैलकुलेट कर दी कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड चार्ज, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जैसे कि एक स्क्वायर दे रखा है हमको ये, ठीक है। यहाँ पर इसके कॉर्नर पर जो चार्ज है यहाँ पर है -5 माइक्रो कूलम, और यहाँ पर जो चार्ज है वो है इस कॉर्नर पर वो है 2 माइक्रो कूलम, ठीक है। यहाँ पर है -5 माइक्रो कूलम और यहाँ पर है 2 माइक्रो कूलम। कितना है, 2 माइक्रो कूलम। और ये जो साइड दे रखी है वो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो सारी साइड कैसी होगी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये भी कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। अब बीच में कोई चार्ज है, या यहाँ पर सेंटर में कोई चार्ज है और वो चार्ज है 1 माइक्रो कूलम। कितना चार्ज है, 1 माइक्रो कूलम चार्ज है। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना है, क्योंकि हम जानते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, इन सब का वेक्टर सम होगा। और वेक्टर सम का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन भी हम लेंगे। तो इस 1 माइक्रो कूलम चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना है वो हमको निकालना है, ठीक है। तो वो कितना है नेट फोर्स, तो हम जानते हैं कि ये जो 1 माइक्रो कूलम चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि साइन नहीं दे रहेगा यहाँ पर, इसका मतलब कैसा है, वो पॉजिटिव है। अब ये जो चार्ज है, इस चार्ज का नाम रखा Q1, इस चार्ज का नाम Q2, इसका नाम रखा हमने Q3 और इसका नाम रखा Q4। तो ये जो चार्ज है 1 माइक्रो कूलम, इसके ऊपर ये जो चार्ज है Q2, ये जो फोर्स लगा रहा है वो कितना है, -5 माइक्रो कूलम है। कितना है, -5 माइक्रो कूलम है। तो ये माइनस चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है, इस फोर्स का नाम हमने रखा F1 रख दिया। क्या रख दिया हमने, F1 रख दिया। तो सॉरी Q2 है तो हमने F2 रख दिया। क्या रखा ना, इसका नाम F2। तो F2 फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, तो F2 फोर्स की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और वो फोर्स, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये -5 माइक्रो कूलम फोर्स चार्ज क्या कर रहा है, इस 1 माइक्रो कूलम को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। अब ये जो फोर्स है ये कैसा, पॉजिटिव है, और ये चार्ज जो भी सेंटर वाला चार्ज है वो भी कैसा है, पॉजिटिव है। ये क्या करेगा, रिपल करेगा। यानी ये जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स कौन सा होगा, रिपल्शन का फोर्स। और उस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी आएगी, ये वाली डायरेक्शन आएगी। अब ये भी चार्ज कितना, 2 माइक्रो कूलम है, और 2 माइक्रो कूलम उसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स कौन सा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। अब ये जो चार्ज है वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगा रहा है, इस वाली डायरेक्शन में। और ये वाला चार्ज इस पे जो फोर्स लगा रहा है वो किस डायरेक्शन में लगा रहा है, इस डायरेक्शन में। अब ये वाला चार्ज भी 2 माइक्रो कूलम है, ये वाला चार्ज भी कितना है, 2 माइक्रो कूलम है। तो मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का कैसा होगा, इक्वल होगा। अगर मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का इक्वल है तो हम किसको देखेंगे, तो हम डायरेक्शन को देखेंगे। तो इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी, एक दूसरे की अपोजिट है। यानी ये इसको इधर रिपल कर रहा है और ये इसको इधर रिपल कर रहा है। तो इन दोनों चार्जेस के कारण इस पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो गया,
ठीक है। अब हमने इसको देखा तो ये क्या नेगेटिव चार्ज है और ये कौन सा चार्ज है 1 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, यानी इस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी आ गई, ये वाली डायरेक्शन आ गई। अब दूसरा चार्ज हमने ये देखा -5 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम इसको इस डायरेक्शन में क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, यानी इस फोर्स की डायरेक्शन ये वाली और इस फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी ये वाली, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है सेम है। तो यहां पर इन दोनों चार्जेस के कारण भी इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा 0, यानी इन दोनों के कारण भी यहां पर नेट फोर्स कितना है 0 और इन दोनों के ऊपर कारण भी यहां पर नेट फोर्स कितना है 0। तो इस चार्ज यानी 1 माइक्रोकूलम चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। ठीक है, नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम इज 0। ठीक है, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, दो चार्ज है Q1 और Q2, दो चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। कितना डिस्टेंस है 1 मीटर है। तो इन दोनों के बीच में मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, तो मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए जो चार्ज भी होंगे वो भी कैसे होंगे मिनिमम होंगे। तो मिनिमम चार्ज हम जानते हैं कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलम। तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलम, और डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको दो चार्जेस के बीच में 1 मीटर दे रखा है, और फोर्स कैलकुलेट करना है कि मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में कितना होता है। नेक्स्ट हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। अपना लेसन जो चल रहा है 23 उसका शायद अंतिम पार्ट है, उसको आज फिनिश कर लेंगे। सारी श्वसन संबंधी प्रक्रिया अपन ने पढ़ ली है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अपन ने पूरा डीपली देख लिया है, कैसे रेस्पिरेट होता है, कैसे उसकी डेफिनेशन बनती है, कैसे उसका मैकेनिज्म बनता है, क्या प्रोसीजर है, क्या मार्ग है, क्या पाथवे, ये सारी डिस्कशन अपन ने कर लिए। लास्ट जाते जाते अपन ने क्या पढ़ा था, श्वसन संबंधी आयतन पढ़े थे। ज्वारीय आयतन, अपशिष्ट आयतन, है ना, निःश्वसन आयतन, उच्छ्वसन आयतन, ऐसी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज का जो टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा श्वसन संबंधी क्षमता है। श्वसन संबंधी क्षमता, फिर पढ़ेंगे कृत्रिम श्वसन, और उसके बाद श्वसन संबंधी समस्याएं। श्वसन संबंधी कुछ बीमार भी होते हैं, कुछ बीमारियां भी होती है, जैसे दमा है, अस्थमा जिसे बोलते हैं ना, वो श्वसन संबंधी समस्या आपके लंग्स से संबंधी समस्या है, जिसमें दौड़ने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, कुछ ऐसे हार्ड वर्क करने से आपकी श्वास फूलने लग जाती है, सही तरीके से आप रेस्पिरेट नहीं कर पाते हो अपने आप को। तो वो सारी चीज़ें भी इसके बाद अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपन क्या पढ़ लें, श्वसन संबंधी क्षमताएं। सबसे पहले इसमें निःश्वसन क्षमता। निःश्वसन क्षमता क्या हो गया, इनहेलेशन, इसको पहले भी अपन ने बोला था, इनहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन मतलब क्या, लेना। तो एक क्षमता क्या होगी आपके, कि श्वसन की प्रक्रिया में वह अधिकतम वायु जो एक बार श्वास लेने पर, श्वसन संबंधी प्रक्रिया में एक बार श्वास लेने पर अधिकतम भरी गई वायु जो आप फेफड़ों में भर कर रखते हैं, उसकी कितनी कैपेसिटी होती है, वो आपकी निःश्वसन क्षमता कहलाती है। फिर से सुन लिया, अधिकतम या श्वास लेने की प्रक्रिया में अधिकतम अंदर भरी गई वायु की क्षमता को निःश्वसन क्षमता कहते हैं। क्या कहा मैंने, श्वसन की प्रक्रिया में ली गई अधिकतम वायु जो आप एक बार श्वसन करने पर अपने फेफड़ों में भरकर स्टोर करते हैं, वो आपकी निःश्वसन क्षमता कहलाती है। और कितनी हो सकती है, लगभग 3500 मिलीलीटर। कितनी, 3500, 3500, इतनी कैपेसिटी में आप निःश्वसन क्षमता को रख सकते हैं, जिसमें ज्वारीय आयतन भी आ जाता है। अपन ने ज्वारीय आयतन पढ़ा था, सेम है, ज्वारीय आयतन और निःश्वसन क्षमता आपकी सेम है। उसमें भी अपन ने ये बात करी थी कि वह अधिकतम वायु जो आप एक बार श्वास करके अपने फेफड़ों में स्टोर कर सकते हैं, भर सकते हैं, वो आपकी
ज्वारीय आयतन है और वही आपका निःशोषण क्षमता है। बात सिमिलर है लगभग, है ना। तो ये आपकी निःशोषण क्षमता हो गई। फिर क्या आती है? उच्च वसन क्षमता। उच्च वसन क्षमता क्या होती है? एक्सेलेशन। एक्सेलेशन क्या होता है कि श्वसन की प्रक्रिया में एक बार श्वसन करने पर छोड़ी गई वायु की अधिकतम मात्रा उच्च वसन क्षमता कहलाएगी। एक बार क्या करना है? भरी गई वायु की क्षमता और एक बार छोड़ी गई वायु, मतलब रिलीज की गई ऑक्सीजन या रिलीज की गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, क्योंकि छोड़ते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेते वक्त ऑक्सीजन लेते हैं। तो ली गई ऑक्सीजन की मात्रा इसमें आएगी निःशोषण क्षमता में, और छोड़ी गई एक प्रक्रिया, ये ध्यान रखना, एक बार, और वो भी क्या लिखना है उसके साथ? अधिकतम वर्ड, मोस्ट ऑफ, हायर अमाउंट, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। तो अधिकतम वायु की वह क्षमता जो एक बार श्वसन संबंधी प्रक्रिया करने पर आपके द्वारा छोड़ी जाती है, वो आपकी उच्च वसन क्षमता कहलाती है। क्लियर? इसका अमाउंट कितना होता है आप लिख लें, इसका अमाउंट लगभग 2000 के आसपास होता है। फिर क्या कहलाती है? जैव क्षमता आपकी। तीसरा क्या लिख दिया अपन? जैव क्षमता। जो काम का वो लिखवा रहा हो ज़्यादा, क्योंकि 5-7 दे रखे, इतने सारे लिखने से मतलब नहीं है। जैव क्षमता, बायो कैपेसिटी। जैव क्षमता क्या हो गई आपकी? कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक बार श्वसन की प्रक्रिया में ली गई है तथा छोड़ी गई है, उन दोनों का आयतन आपके जैव क्षमता कहलाएगा। मतलब ये ERV, IRV दोनों मिला के है ना। ये क्या हो गया? ERV एक्सेलेशन, ठीक है, IRV इनहेलेशन, है ना। आई अपन ने पढ़ा था ERV, है ना। एक्सेलेशन हो गया, इनहेलेशन, रेस्पिरेट हो गया, है ना, वेंटिलेशन हो गया। तो ये जैव क्षमता में क्या आ गया? दोनों प्रक्रिया आ गई, ये भी आ गई और ये भी आ गई। तो निःश्वसन और उच्च वसन की क्षमता को मिला के आपकी जैव क्षमता बनेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी, ये होने के बाद फेफड़ों की कुल क्षमता। फेफड़ों की कुल क्षमता, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ योर लंग्स या टोटल कैपेसिटी ऑफ योर लंग्स, आपके फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी है? कितनी है वो कैसे पता चलेगी? जब निःश्वसन की अधिकतम मात्रा, उच्च वसन की अधिकतम मात्रा, जैव श्वसन की अधिकतम मात्रा को आप मिला लेंगे तो आपके फेफड़ों की कुल क्षमता बन जाएगी। और ये कब बनेगी? जब आप एक श्वसन की प्रक्रिया में अधिकतम स्टोर करोगे और एक श्वसन की प्रक्रिया में अधिकतम आप रिलीज करोगे। तो जितनी ज़्यादा रिलीज और जितनी ज़्यादा स्टोर ये करोगे, तब जाके आपकी फेफड़ों की कुल क्षमता पता चल जाएगी। इसका सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, घर बैठे बैठे आपको अपने फेफड़ों की क्षमता नापनी है तो कहीं दौड़ने की, कहीं सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सा एक मैकेनिज्म है, एक गुब्बारा लो और उसे पूरा फुलाओ। क्या करो? एक गुब्बारा लो और उसे पूरा फुला लो। आपके श्वसन संबंधी जितनी भी आपको लिख रही है कि मेरे श्वसन वीक है या स्ट्रॉन्ग है, वो आपके उस गुब्बारा फुलाने से पता चल जाएगा। अगर जो गुब्बारा पूरा तरीके से फुला पा रहा है, इट मीन्स वो श्वास सही ले पा रहा है। क्योंकि कई लोगों को देखना, हाँ हाँ जोश में तो कहते थे, लेकिन गुब्बारा फुलाते वक्त पिचक जाते हैं, ठीक है, फुला ही नहीं पाते हैं, फूंक ही नहीं दे पाते हैं, है ना। तो क्योंकि रिलीज नहीं कर पाते, लेते वक्त उसको खींचने तो अंदर है ही नहीं, गुब्बारे को फुलाने के लिए श्वास तो बाहर छोड़नी पड़ेगी, है ना, फूंक मारनी पड़ेगी, CO2 रिलीज करनी पड़ेगी। तो हायर कैपेसिटी में स्टोर करना है। जैसे मैंने पहले आपको एक एग्जांपल बताया था कि जब आप कांस्टेबल की रेस में दौड़ोगे, ठीक है ना, तो उसके समय आपका एक फिजिकल एग्जाम होगा और फिजिकल एग्जाम में आपकी चेस्ट को नापा जाता है। तो चेस्ट नापते वक्त दो तरीके से नापते हैं, एक तो आपका जिस अवस्था में आप खड़े हुए नॉर्मल कंडीशन में, और एक दोबारा जब वो कहेंगे आप श्वास भरिए अंदर कितनी भर सकते हैं, तो जो 78 है वो 88 बन जाएगा आपका सीना, ठीक है। तो स्टोर करने की कैपेसिटी आपके ज़्यादा होनी चाहिए, रिलीज करने की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि स्विमर जो होते हैं, आप जानते हो पानी के अंदर और ज़्यादा नापना है, गुब्बारा नहीं मिला पानी में डुबकी लगा के देखो, बाल्टी भर लो पानी से और थोड़ी देर नाक को मुंह पानी के अंदर डुबो के रखो, पता चल जाएगा कितना श्वसन संबंधी सही है अपन। तो ये सारी जो एक्टिविटी होती हैं ये आपके फेफड़ों संबंधी होती है, नाक संबंधी नहीं होती, ध्यान रखना। अगर नाक को पानी में डुबो रहे हो
तो नाक को असर नहीं हो रहा, फेफड़ों को असर हो रहा है ना। नाक तो बाहर से कचरा हट रहा है, धुल रहा है वो, है ना, लेकिन धोना किसको? फेफड़ों को। तो इनको धोने के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज़ हैं, वो एक्टिविटी निरंतर करते रहना, है ना। जैसे बाबा रामदेव का योगाभ्यास चलता है, उस योगाभ्यास में अनुलोम विलोम इस फेफड़ों संबंधी इस प्रक्रिया होती है। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फेफड़ों संबंधी जितनी भी कैपेसिटीज है, क्षमता है, वो आपके सीधे श्वसन से जुड़ी हुई, इस लेसन से जुड़ी हुई है ना। तो ये सारा जो योगाभ्यास है, योग है, वो आपके अनुलोम विलोम वो इन फेफड़ों को बहुत अच्छी तरह से मजबूत बना देगा। तो ये फेफड़ों की कुल क्षमता किस पे डिपेंड होगी? इनकी मात्राओं पे। तो जितनी इनकी मात्रा बढ़ेगी वो आपके फेफड़ों को असर करेगी। तो फेफड़ों की कुल क्षमता ERV, IRV और बायो कैपेसिटी पे निर्भर करेगी। तो फेफड़ों की कुल क्षमता यही आप इसके आगे अपन पढ़ेंगे। ये आपके एक श्वसन संबंधी क्षमता होगी। इसके आगे अपन पढ़ते हैं कृत्रिम श्वसन के बारे में। कृत्रिम श्वसन क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। और ये कब जरूरत पड़ती है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी के हाल फिलहाल की कंडीशन को देखते हो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी ज़रूरत पड़ रही है ना। हॉस्पिटलों में देखते नहीं देखता हूँ, वेंटिलेटर नाम सुना होगा आपने, ठीक है। वेंटिलेटर इंडिया में कम से कम 60,000 वेंटिलेटर ऑर्डर किए गए हैं। कल की न्यूज़ में बताया था कहीं पे, है ना, कोई पार्लियामेंट में खड़ा भाषण दे रहा था, हमने बीजेपी सरकार ने 60,000 वेंटिलेटर अलग अलग जगह पे भेजे हैं, ठीक है ना। शायद अपने सलूम्बर हॉस्पिटल में भी आए हैं 4-5 एक, है ना। तो कल व्हाट्सएप न्यूज़ पे आया था 5 वेंटिलेटर अपने यहाँ भी आए हैं। अब ये वेंटिलेटर होता क्या है? ये वेंटिलेटर ही कृत्रिम श्वसन है। क्या है? जब कोई अंतिम पड़ाव पे होता है अपनी ज़िंदगी के, तब उसको बेड पे, हॉस्पिटल के बेड में लेटा के कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन दी जाती है, श्वास दी जाती है। एक कटोरे जैसा आप देखा होगा आपने, पहना देता है मुंह पे, फिर उसको कृत्रिम रूप से बेड पे लेटा के उसको श्वास चलाई जाती है, मतलब उसकी हार्ट बीट को चालू रखते हैं। अब वो अंदर ही अंदर मर गया है कि नहीं मर गया वो तो राम जाने, लेकिन उसको वेंटिलेटर पे चढ़ा के जिंदा रखा जाता है। वो कृत्रिम श्वसन की प्रक्रिया होती है। लेकिन सर्वाधिक उपयोगी विधि जो होती है कृत्रिम श्वसन की, वो होती है आपके मुख से मुख विधि। एक दे रखी है आपके, मैं बता दूं आपको, मुख से मुख। ये मुख से मुख विधि की जरूरत कब पड़ती है? जब पानी में आदमी तैरता हुआ अचानक डूब जाए, है ना। अब तैरने वाला तो डूबता नहीं है, लेकिन जिसको तैरना नहीं आता और वो डूब जाए तो वो क्या करेगा? जब उसको कोई देख ले और बाहर निकाल दे, तो उस समय प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक वर्ड सुना होगा आपने, प्राथमिक उपचार। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में जब उसे उपचार दिया जाता है तो उस पेशेंट को, उस पर्टिकुलर जो डूब रहा व्यक्ति को, है ना, उस पेशेंट को बाहर निकाल के, उस व्यक्ति को बाहर निकाल के फिर सीधा लेटाया जाता है। देखा होगा आपने, कभी निकाला नहीं है तो ऐसा करके मत देखना। इन्हें सर ने कहा देखा होगा, नहीं देखा तो करके देख लेते हैं। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस डूबते हुए व्यक्ति को जब प्राथमिक उपचार दिया जाता है तो उसको क्या करते हैं? सबसे पहले बाहर निकाल के लेटा दिया जाता है ना। लेटा के क्या करते हैं? उसको पेट पे जोर जोर से पुश करते हैं। उसको पुश करने पर जो पानी उसने पिया है, पानी अंदर चला गया, वो बाहर निकल जाता है, फर्स्ट चीज़। फिर दूसरी तरह क्या है कि उसके मुख को खोल के अपने मुख से जोर जोर से श्वास दी जाती है। श्वास देने पर क्या होता है? ऐसा था ही नहीं श्वास देने पर उसको ऑक्सीजन दे दी, ऐसा नहीं है। श्वास देने पर क्या होता है? उसका जो पाथवे, कौन सा? नॉस्ट्रिल, नासल कैविटी, है ना, वायु कंठ, श्वसनिकाएं, श्वसन मार्ग, है ना, श्वसन कुपिकाएं, श्वसन कोश, फेफड़े, ये सारा आपके वायु मार्ग मैंने बताया था। उस वायु मार्ग में जो जमा पानी है, उस फूंक मारने से या उस कृत्रिम श्वास की विधि से वो पानी वहाँ से हट जाता है और जैसे उसका एनवायरनमेंट से कांटेक्ट होता है वो ऑक्सीजन धीरे धीरे लंग्स तक पहुँचने लग जाती है और लंग्स पर पहुँचने पर ही उसको वो जो वायु कुपिकाएँ हैं, कोश हैं, वो फूलने लगेंगे और जब वो फूलेंगे तो आपके ब्लड सर्कुलेशन वाला मार्ग स्टार्ट हो जाएगा। डूबने पर व्यक्ति कब मरता है? डूबने पर व्यक्ति पानी भरने से नहीं मरता है। डूबने पर व्यक्ति ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मर जाता है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं। आप यूँ मत समझना कि वो डूब गया, पानी पी लिया इसलिए मर गया, है ना। पानी पीने से कुछ नहीं होता। पानी तो अपन 2-4 लोटा घर पे भी पीते हैं, है ना। तो पानी पीने से कुछ नहीं हुआ। पानी पीने के कारण उसका जो ऑक्सीजन वाला मार्ग था
वो ऑक्सीजन वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया और वह ऑक्सीजन जब आपके ब्लड में नहीं मिली तो ब्लड में नहीं मिलने के कारण क्या हुआ, वो ऑक्सीजन आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाई, और सर्कुलेट नहीं हो पाई तो ऑन द स्पॉट उसका ब्रेन डेड हो जाएगा, और जब ब्रेन डेड हो जाता है उसके बाद वो आदमी डेड कंडीशन में जाने में कोई टाइम नहीं लगाता है। ये भी आपने कई बार सुना होगा, हॉस्पिटल के कोई जो न्यूज़ वगैरह आती है कि वो कोमा में चला गया है, ब्रेन डेड हो गया, ऐसी कुछ टिप मेडिकल लाइन में वर्ड्स आते हैं ना, कोमा में चला गया। कोमा में चला गया इसका मतलब उसके सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट है, वेन सिस्टम स्टार्ट है, उसका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, लेकिन जो मेंटली न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है उसका, मानसिक नर्व्स जो हैं वो थोड़े शिथिल अवस्था में चले गए हैं, वहाँ की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है उसको, इसलिए उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो वो कोमा में चले जाते हैं। अब कोमा की कंडीशन में जाने के बाद व्यक्ति 1 घंटे में भी आ सकता है, 1 साल में भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ उसमें होती है। तो मुख से मुख विधिमल में क्या हुआ कि जब किसी व्यक्ति को मुख से, हमारे मुख से उस सिक पर्सन को मुख लगा के, सिक पर्सन मतलब जो बीमार है ना, सिक पर्सन को मुख से मुख लगाकर जो श्वास दी जाती है उसको कहते हैं मुख से मुख विधि, और यही कृत्रिम श्वसन की सबसे उपयुक्त और सबसे सस्ती और सबसे सरल विधि होती है। अदरवाइज वेंटिलेटर वाली विधि तो बहुत महंगी है, वो हॉस्पिटल में जाएंगे जब पता चलेगा है ना कि कौन से हॉस्पिटल में वेंटिलेटर है, किस पे चढ़ा है ना, और जब आदमी डेड होकर बाहर निकलेगा तो बिल थमाएंगे कि 5 दिन पहले ये गुजर चुके थे, लेकिन 5 दिन का भी बिल ले लिया अपन ने मरने के बाद भी। तो कई सारे ऐसे बड़ी मेट्रो सिटी में लूटने वाले धंधे भी बने हुए हैं ये वेंटिलेटर वाले, तो बहुत हद तक ध्यान रख के इसमें हमें चलना चाहिए। तो कृत्रिम श्वसन में ये आपके मुख से मुख विधि वाला प्रोसीजर था जो आपके हो चुका है। अब बात करते हैं अपन श्वसन संबंधी बीमारियां या श्वसन संबंधी रोग। श्वसन संबंधी रोग या रेस्पिरेटरी डिजीज। जैसे पहला इसमें दे रखा है आपके अस्थमा, क्या दे रखा है, अस्थमा, जिसे साधारण भाषा में क्या कहते हैं, दमा, है ना, इंग्लिश में भी अस्थमा ही कहते हैं, ध्यान रखना। दमा, श्वास लेने में प्रॉब्लम होना। अब ये कैसे होता है, ये आपके सीधा ये लंग्स जो हैं, ये बलून एल्वुलाई, ठीक है, इसमें जब श्वास सही तरीके से भर नहीं पाती है और हम रेस्पिरेट सही नहीं कर पाते हैं तो यहीं से वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन ब्लड में नहीं मिल पाती। तो हम क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे हाँफने लग जाते हैं ना, श्वास फूलने लग जाती है, दम चढ़ने लग जाता है, हाँ ऐसे करने लग जाता है ना, तो वो क्या कहलाती है, अस्थमा, जो आपके एक श्वसन संबंधी बीमारी होती है। आपकी किताब के अंदर देखा जाए तो बहुत सारी बीमारियां ऐसे दे रखी हैं श्वसन संबंधी। अब ये कहाँ कब होता है, जब आप या तो हार्ड वर्क करते हैं या ऐसी विषैले धुएं हैं, है ना, धूल भरी आंधियां हैं, पॉल्यूशन है, ऐसी कंडीशन में जब जाते हो तो ये ज़्यादा आता है। इस अस्थमे से ही रिलेटेड मैं आपको एक बीमारी का नाम ले, सिलिकोसिस, ध्यान रखना, आजकल फैलने वाली सबसे ज़्यादा बीमारी है। और ये एक बीमारी ऐसी है जिसने भीलवाड़ा को घेर रखा है, और भीलवाड़ा के अंदर भी एक पर्टिकुलर गांव है जहां माइंस में काम करने वाले, और ये बीमारी किसको होगी ज़्यादातर, जो टायर ट्यूब के कारखानों में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं, टायर ट्यूब है, या फिर पॉल्यूशन वाले एरिया में 24 घंटे सेवाएं देता है। जैसे कहाँ हो गया, मान लो सिग्नल पे खड़ा आदमी है, क्योंकि वो तो निरंतर गाड़ियों के संपर्क में है, तो ये सिलिकोसिस की जो बीमारी है ये आपके धुएं संबंधी बीमारी है। यानी कि जो मार्बल माइंस या खदानों में काम करते हैं ऐसे मजदूर 24 घंटे वो धुएं वाली जगह पे रहते हैं, उनके फेफड़े अंदर से बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। और ऐसा एक मैंने सुना है गांव, अखबारों में भी पढ़ा था कि भीलवाड़ा के अंदर एक ऐसा गांव है जहां लगभग 90% जेंट्स खत्म हो चुके हैं। 55 साल 50 साल उम्र वाले आदमी डेथ प्राप्त कर चुके हैं वहाँ, ऐसा गांव है, क्योंकि वहाँ इस नाम की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है। तो वो भी इन ऐसे खतरनाक वाले इलाकों में काम करते हैं जहाँ 24 घंटे वो धुएं के संपर्क में, पॉल्यूशन के संपर्क में रहते हैं, तो वहाँ इस तरह की बीमारियाँ लग जाती है और सीधे वो किस पे अटैक कर देती है, आपके लंग्स को ख़त्म कर देती है। अस्थमा में फिर भी लंग्स प्रोटेक्ट हैं,
क्यों? क्योंकि अस्थमा तभी आपको ग्रसित करेगा जब आप कोई हार्ड वर्क करेंगे या धुएं के कांटेक्ट में आएंगे, तब इससे आप संक्रमित रहेंगे। बाकी आप लाइफ को आसानी से पास आउट करो, अस्थमा में कोई दिक्कत नहीं आती। आजकल तो दमे की बीमारी, अस्थमा की बीमारी पैदाइशी बच्चों को भी हो रही है ना, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन ये सिलिकोसिस क्या है? आपके वर्किंग सिस्टम को डैमेज करती है, आपके काम करने के तरीके को डैमेज करती है। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना कि इस तरह की बीमारी इन जगहों पे हो सकती है, तो उससे हमें दूर रहना है। तो अस्थमा हो गया, सिलिकोसिस हो गया, फिर क्या हो गया आपके, और न्यूमोनिया है ना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये सारी कुछ बीमारियां जो फेफड़ों संबंधी हैं। निमोनिया जिसमें आप देखते हो ठंडा वंडा कुछ संपर्क में रहते हो, ठंडे पानी से नहा लिए, अचानक शरीर सिकुड़ गया आपका, है ना, बुखार चढ़ गया, कई दिनों तक रहा, फिर वो ज़्यादा बढ़ता गया और इंटरनल बॉडी में चला गया, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये नाम का जो आपके इसका संक्रमित जीवाणु है वो आपके इस निमोनिया को फैला देता है, जिससे आपके इस मृत कोशिकाओं में क्या तरल भर जाता है फेफड़ों के अंदर, उससे ये न्यूमोनिया की बीमारी हो जाती है। और ये ज़्यादातर किस में होती है? वृद्धों में, या जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें, या बच्चों में, है ना। मिडिल एज वालों को कम होती है, क्योंकि उनमें तो क्या होती है, हायर कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ को झेलने की ना, सेल्स एक्टिविटी उनकी अच्छी होती है, वर्किंग सिस्टम उनका अच्छा होता है, इसलिए उनको इस तरह की बीमारी नहीं होती। लेकिन बच्चों में और बूढ़ों में ये न्यूमोनिया नाम की शिकायत ज़्यादा आ जाती है। तो ये कुछ आपके श्वसन संबंधी बीमारियाँ थी, ठीक है। तो ये लेसन आपका 23 जो था आपने श्वसन संबंधी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आज फिनिश हो चुका है। जब भी अपन नेक्स्ट क्लास आएंगे तो एक नया लेसन आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमने क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ा था और 12 पेयर्स होती है, कौन कौन सी होती है वो मैंने आपको नाम बता दिए थे। इसको याद कैसे रखना है वो ट्रिक भी मैंने आपको बता दी थी। इसके बाद जो इससे रिलेटेड है, जो हमारा रह गया था टाइम की वजह से, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये सारी जितनी भी मतलब क्रेनियल नर्व्स है वो सेंसरी है, मोटर्स है, या फिर क्या है, मिक्स्ड है, वो कैसे पता चलेगा? तो हम इतना सारा याद नहीं रख पाए, तो मैंने आपके लिए ट्रिक भी बनाई है, वो ट्रिक भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने ट्रिक यहाँ पे लिख दी है, उसी वर्डिंग के हिसाब से आप उसको सेट कर दोगे, ताकि रोमन नंबर और उस क्रेनियल नर्व्स के सामने वही वर्ड आए। जैसे सम से मनी मैटर्स बट माय ब्रदर सेज बिग बुक मैटर्स मोर, ये आपकी ट्रिक हो जाती है। इसमें जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज की है वो आगे के वर्ड यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे आ जाएगा आपका एस, यहाँ पे भी एस, यहाँ पे एम, यहाँ पे एम, यहाँ पे बी, इसके बाद आपके यहाँ पे फिर से एम, यहाँ बी, एस, बी, बी, एम एंड एम। इससे हमको पता चल जाएगा कि कौन सी मोटर है, कौन सी सेंसरी और कौन सी मिक्स्ड है। तो कैसे याद रखना है? जैसे एन स्टैंड फॉर, यहाँ पे जो हमने एस लिखा है इज स्टैंड फॉर सेंसरी, आपको पता होना चाहिए कि ये सेंसरी के लिए है। इसके बाद आपका जो एम है इट स्टैंड फॉर मोटर, यानी आपकी कौन सी नर्व्स हो जाएगी? मोटर नर्व्स हो जाएगी। और आपका जो बी लिखा हुआ है इट स्टैंड फॉर बोथ, बोथ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? मिक्स्ड, यानी आपकी मिक्स्ड नर्व हो जाएगी, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए, सम सेज मनी मैटर्स बट माय ब्रदर सेज बिग बुक मैटर मोर। अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपकी फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी, ये क्या होती है? सेंसरी होती है और आपके सेंस ऑर्गन से ही जुड़ी रहती है। यानी ऑल्फैक्टरी होता क्या है? कौन सा रीजन होता है? आपके नोज वाला, और नोज क्या है? सेंस ऑर्गन है। तो इसके अंदर जो मतलब नर्व्स होती है वो कौन सी होती है? सेंसरी। तो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाता है सम सेंसरी। इसके बाद आती है आपके ऑप्टिक, जो आपके किससे जुड़ी होती है? आई से जुड़ी होती है। ये भी कैसी होती है? सेंसरी। ये कैसी हो जाएगी? सेंसरी। इसके बाद जो आती है आपके ऑक्यूलोमोटर, ये आपके आई बॉल जो होती है आई की, उसके अंदर जो मसल्स होती है उससे जुड़ी हुई रहती है, इसलिए ऑक्यूलोमोटर क्या हो जाएगी? यहाँ पे एम लिखा है यानी मोटर न्यूरॉन। ये सेंसरी नहीं होती, ये कैसी हो जाएगी? मोटर न्यूरॉन हो जाएगी। इसके बाद जो आपके आती है ट्रोक्लियर, ये भी आपके आई बॉल के अंदर जो मसल्स होती है अलग अलग टाइप की, पोस्टीरियर सुपीरियर, हम इसको आगे पढ़ेंगे। उसी के अंदर ये मूवमेंट, आई बॉल को मूवमेंट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ये जो ट्रोक्लियर होती है ये कैसी होती है? ये भी मोटर होती है। इसके बाद आती है आपके ट्राइजेमिनल, जो कैसी होती है? यहाँ पे लिखा है बी, बी स्टैंड्स फॉर बोथ, बोथ यानी क्या हो जाएगी? आपके मिक्स न्यूरॉन, यानी ये मोटर एज वेल एज सेंसरी दोनों का काम करती है, ये हो जाएगी आपके मिक्स न्यूरॉन। इसके बाद आती है आपके एब्ड्यूसेंस, जहां हमने लिखा है यहाँ पे एम, इट्स रिलेटेड फॉर मोटर। इसके बाद आती है आपके बी यहाँ पर, और हो जाएगी फेशियल, और फेशियल जो होती है वो कैसी होती है? आपके मिक्स्ड होती है। इसके बाद आता है आपका एस यानी ऑडिटरी, यानी किससे रिलेटेड है? आपके
हियरिंग से, और हियरिंग आपका ऑर्गन कौन सा है, सेंस ऑर्गन है, तो यहां से इससे पता चल जाता है कि कौन सी होगी, सेंसरी। इसके बाद आती है आपके ग्लोसोफेरेंजियल, ये रिलेटेड होती है मतलब आपका जो है बी है यहाँ पे, और बी स्टैंड्स फॉर मिक्स्ड, तो हमको याद रखना है यहाँ पे एम से रिलेटेड कोई मिक्स नहीं कर दे, क्योंकि बी आपका बोथ के लिए रिलेटेड है, इसलिए हम लिखेंगे वहां पे मिक्स्ड। यहाँ पे भी बी लिखा हुआ, और ये कौन सी है, वेगस, जो आपका होती है मिक्स्ड। इसके बाद आती है आपके एम, यानी आपकी जो स्पाइनल एसेसरी होती है वो कैसी होती है, मोटर। और लास्ट जो आपकी बचती है यानी हाइपोग्लोसल, जो कौन सी होती है, आपके मोटर। तो इजीली आपको क्या होगा, इस ट्रिक से याद हो जाएगा कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है और कौन सी मिक्स्ड है। इसलिए आपको ये ट्रिक भी याद रखनी है, ये वाला भी पोर्शन याद रखना है, जैसे O3, T2 और अफेक्ट वेस्ट, और इसका नेचर कौन सा है, सेंसरी है, मोटर है या मिक्स्ड है, और ये ट्रिक आपको इजीली याद हो जाएगी। इसके बाद जो आता है अपने, ये तो हो गया आपकी क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर्स होती है, कौन कौन सी होती है, कैसे याद रखना है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो बचती है आपकी वो है स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व के बाद बचती है आपकी स्पाइनल नर्व, और उसको इतना ज्यादा कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, पहले भी मैंने आपको उसको बता दिया उसको याद कैसे रखना है, लेकिन एक बार फिर से मैं उसको रिवाइज कर देता हूं यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे। तो आपकी जो स्पाइनल नर्व्स होती है वो कितनी होती है, 31 पेयर्स। तो 31 पेयर्स नाम कैसे याद रखने हैं, तो 31 के नाम नहीं याद रखने, आपको वो ट्रिक याद रखनी है जो मैंने आपको पहले बताई थी, यानी 31 सेगमेंट्स आपको याद है, तो ऑटोमेटिकली आपको 31 पेयर्स की लोकेशन भी याद है और नाम भी पता है उनके, यानी आपके सेकंड आ जाएगा स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व्स। और जो स्पाइनल नर्व्स होती है वो कहां से अराइज होती है, फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, और होती कितनी है, 31 पेयर। कितनी होती है, 31 पेयर्स। अब इसको याद कैसे रखना है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, C8 TH12 L5 S5 और CO1, और आपकी बुक के अंदर भी इसकी लोकेशन ही दे रखी है, तो आपको वही याद रखना है जो सिलेबस प्रिस्क्राइब है। तो मैंने आपको बताया था C8, जो आपका C है वो स्टैंड फॉर सर्वाइकल हो जाता है, तो सर्वाइकल जो होगी वो कितनी होगी, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सर्वाइकल होती है 8। इसके बाद आपके आता है थोरेसिक, और थोरेसिक कितनी होती है यहाँ पे, 12। इसके बाद आती है आपके लंबर रीजन, तो लंबर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 5। इसके बाद आती है आपका सैक्रल रीजन, इस सैक्रल रीजन के अंदर कितनी होती है, तो 5। और आपका जो टेल वाला पोर्शन होता है जिसके अंदर से एक नर्व अराइज होती है उसको कहते हैं कॉक्सियल, कॉक्सियल, और ये कितना होता है, 1। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 31 पेयर। ठीक है, गिन लेना आप, 31 पेयर होती है। तो सर्वाइकल मैंने आपको बताया था, रीजन कौन सा होता है, ये वाला जो रीजन है वो आपका कौन सा होता है, नेक वाला रीजन। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इस वाले पोर्शन को कहते हैं नेक रीजन, और इसी को साइंस में कहा जाता है सर्वाइकल रीजन। इसी के अंदर कितनी स्पाइनल नर्व्स होती है, 8। थोरेसिक जो होता है वो आपका चेस्ट रीजन होता है, थोरेसिक आपका होता है चेस्ट रीजन, और इस चेस्ट रीजन के अंदर कितनी स्पाइनल नर्व्स होती है, 12। इसके बाद आता है आपका लंबर, ये क्या होता है, अबो एब्डोमेन, अबो एब्डोमेन। आपके एब्डोमेन से अबो वाला जो पार्ट है वो वाला पार्ट क्या कहलाता है, लंबर, और इस लंबर रीजन के अंदर कितनी स्पाइनल नर्व्स होती है, 5। इसके बाद आता है आपका सैक्रल रीजन, जो क्या होता है, बिलो एब्डोमेन, बिलो एब्डोमेन। इस बिलो एब्डोमेन के अंदर कितनी स्पाइनल नर्व्स होती है, 5। इसके बाद लास्ट जो आपका बचता है वो कॉक्सियल रीजन है, मतलब जब आप एंसेस्टर की बात करें हमारे, तो उनके अंदर पूंछ भी थी, पहले टेल थी, उस टेल के मतलब आज तो टेल नहीं है लेकिन वो वाला पोर्शन जरूर है, उसके अंदर भी एक नर्व्स होती है, और उस नर्व्स को कहा जाता है कॉक्सियल। वो कितनी होती है, यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स होती है ओनली 1, यानी ये आपका टेल रीजन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है, 31 पेयर्स। इसको याद कैसे रखना है, C8 TH12 L5 S5 CO1, ये 31 सेगमेंट्स है आपके स्पाइनल कॉर्ड के, और एज वेल एज आपके 31 पेयर क्या हो जाएगी, स्पाइनल नर्व्स भी हो जाएगी, और इजीली आपको याद भी हो जाएगी। और नाम पता होना चाहिए, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सियल रीजन, और इसी मतलब यही नाम से आपको पूछा जाता है इसमें। तो स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होती है, और कौन कौन सी होती है और कितनी होती है वो आपको मैंने बता दिया, और किस रीजन में प्रेजेंट होती है वो भी आपको याद रखना है। तो ये हो जाती है आपके स्पाइनल नर्व्स। इसके बाद हम आगे बढ़े तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में हमने देखा था, जो पीएनएस के अंदर ही पार्ट था, ये न्यूरॉन्स मिलके ही उन सिस्टम को बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्लासिफिकेशन कौन सा था और पहले वाला क्लासिफिकेशन कौन सा था, वो जो नर्व्स होती है वो सारी कंबाइन होकर क्या होती है, जो सिस्टम बनाती है उनको हमने नाम दे दिया था, एक को दिया सोमेटिक, दूसरे को दिया था ऑटोनॉमिक। तो आपके ऑटोनॉमिक सिस्टम के बारे में दे रखा था, आपका जो पेरिफेरल सिस्टम होता है उसी का पार्ट होता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस
सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटो का मतलब क्या होता है? जो सेल्फ चलता हो, जिसको चलाने के लिए किसी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। मतलब ये क्या होता है? इनवॉलंटरी होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ये ऑटोमेटिकली क्या करता है? फंक्शंस करता है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका सिंपैथेटिक, एक होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फर्दर जो दो पार्ट होते हैं होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया कि सिंपैथेटिक जो होता है वो कब काम करता है? इन स्ट्रेस कंडीशन, इन स्ट्रेस कंडीशन। ये कब एक्टिव होता है? स्ट्रेस कंडीशन के अंदर। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? वर्क इन रिलैक्स्ड कंडीशन। जब आप रिलैक्स पोजीशन में होते हो तब आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होता है, और जब आप स्ट्रेस कंडीशन में होते हो तब क्या होता है? सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव होता है। और आपके इससे रिलेटेड क्या हो, एग्जाम्पल दे रखे, आपको वो एग्जाम्पल ही याद रखने हैं। बाकी सारा मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन एग्जाम्पल जो है वो आपको याद रखना है कि सिंपैथेटिक कब वर्क कर रहा है और पैरासिम्पैथेटिक कब वर्क कर रहा है, ये हमको कैसे पता चलेगा, और ये इससे रिलेटेड है, ये कब पता चलेगा। तो उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको थोड़े बहुत बता देता हूँ। बाकी सारे आपके बुक में दे रखे, बहुत इजी एग्जाम्पल है जो आपके डेली रूटीन में आप उसको मतलब एनकाउंटर भी करते हो, आप खुद देखते हो अपने अंदर ऐसा होता भी है। जैसे आपके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है तो आपकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज हार्ट बीट, इंक्रीज हार्ट बीट, ये किससे रिलेटेड होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। तो आप जानते हो ये स्ट्रेस कंडीशन है, जब आपके पीछे कोई दौड़ रहा है तब आप क्या कर रहे हो? आपकी हार्ट बीट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो वो क्या हो गया? स्ट्रेस कंडीशन है, तो इंक्रीज हार्ट बीट क्या हो जाएगी? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया। और फिर जैसे ही आप रिलैक्स मोड में आते हो, मतलब वो कुत्ता भाग गया और आप किसी सेफ जगह पे पहुंच गए हो, तो आपका सिस्टम जो होगा वो क्या होगा? रिलैक्स होना चाहेगा। आप खुद भी रिलैक्स होना चाहोगे, ऐसा तो है नहीं का आपकी हार्ट बीट एक बार बढ़ी तो बढ़ी ही रह जाएगी। आपकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी? वापस नॉर्मल पोजीशन में आएगी। तो वो नॉर्मल पोजीशन में लाने का काम कौन करेगा? आफ्टर स्ट्रेस कंडीशन रिलैक्स में लाने का काम करता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इंक्रीज हार्ट बीट तो क्या हो गया? आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, और आपका जो हार्ट बीट को वापस नॉर्मल पोजीशन में लाएगा, मतलब डिक्रीज हार्ट बीट, ये काम कौन करेगा? आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये आपके क्या हो जाएगी? हार्ट बीट वापस डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद सिक्रेशन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, सिक्रेशन ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। जब हम ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे तो इस ग्लैंड के बारे में भी देखेंगे कि एड्रेनल ग्लैंड होती क्या है। लेकिन आपने 10th क्लास के अंदर इसके बारे में पढ़ा भी होगा, ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, और जो क्या होती है? फाइट फ्लाइट हार्मोन रिलीज करने का काम करती है, जिसको हम एड्रेनलिन हार्मोन भी कहते हो। और सिंपैथेटिक का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ये क्या होता है? सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन ग्लैंड इंक्रीज हो जाता है। इसका सिक्रेशन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है जब आप स्ट्रेस कंडीशन में होते हो। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कुत्ता पीछे दौड़ रहा है तो आपके अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? एड्रेनलिन। मतलब आप उस कुत्ते से भी ज्यादा फास्ट दौड़ने की कोशिश करते हो, और वो पावर आपको कौन प्रोवाइड करता है? एड्रेनल ग्लैंड, जिससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एड्रेनलिन। तो उस स्ट्रेस कंडीशन में इससे क्या होगा? सिक्रेशन बढ़ जाएगा, और सिक्रेशन बढ़ जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप नॉर्मल कंडीशन में आते हो उसका सिक्रेशन वापस कम भी हो जाना चाहिए, नहीं तो आप एक्टिव मोड में रहोगे। और एक्टिव मोड में रहने से ऐसा नहीं है आप एक्टिव मोड में रहो अच्छा है। जब आप रिलैक्स कंडीशन में, तो आपकी बॉडी भी रिलैक्स करनी चाहिए। अगर वो रिलैक्स नहीं करेगी तो आपके बॉडी ऑर्गन जितने भी उनको भी हार्म होगा। तो ये क्या करेगा? वापस यहां पे सिक्रेशन क्या होता है? इंक्रीज हुआ था, तो ये एड्रेनल ग्लैंड के सिक्रेशन को क्या करती है? एड्रेनल ग्लैंड के सिक्रेशन को वापस डिक्रीज करेगी, मतलब नॉर्मलाइज करेगी। आप वापस किस में आ जाओगे? नॉर्मल कंडीशन में आ जाओगे। अब आप देखते हो कि जैसे ही मतलब स्ट्रेस वाली कंडीशन है, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, उसी से रिलेटेड हम चलते हैं कि जैसे कुत्ता दौड़ रहा है तो आपको भूख थोड़ी लगेगी, और आपको भूख लग भी नहीं सकती, और आपका सलाइवा भी सीक्रेट नहीं होगा। तो डिक्रीज सलेवरी या डिक्रीज सैलिवेशन, आपका जो सलाइवा सिक्रेशन है वो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। मतलब सलाइवा आपके रिलीज होगा नहीं, माउथ के अंदर सलाइवा रिलीज होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी स्ट्रेस कंडीशन में आपको भूख लग नहीं सकती है, और आपका सलाइवा भी क्या होगा? वहां पे डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, सब जगह इंक्रीज ही नहीं होगा, यहाँ पे डिक्रीज भी होता है, सैलिवेशन डिक्रीज होता है। और आप जब रिलैक्स मोड में होते हो, रिलैक्स मोड में मतलब आप बैठे हुए हो, वहां पे कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं है, आप खाना खाते हो, सलाइवा क्या होता है? मतलब रिलीज होता है, तो इंक्रीज सैलिवेशन।
तो ये जब इंक्रीज सलाइवा होता है तब आपका पैरासिम्पेथेटिक यहाँ पे वर्क करना है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हर जगह आप इंक्रीज ही नहीं बढ़ा दोगे। इसलिए मैंने मोस्ट अवेटेड जितने भी एग्जाम्पल है वही लिए जो आपको कंफ्यूज करते हैं, बाकी सारे कंफ्यूज नहीं करते, डायरेक्टली रिलेटेड है। इंक्रीज डिक्रीज आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। लेकिन यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे डिक्रीज होता है और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जस्ट ऑपोजिट चल रहा है फिर से। अब तक तो हमने देखा था इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद अगर अपन बात करें तो जैसे आपके ब्लड प्रेशर राइज होना, तो ये किससे रिलेटेड है, सिंपैथेटिक से। आप जब स्ट्रेस कंडीशन में होते हो तो आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। मतलब आप दौड़ रहे हो तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली राइज होना जरूरी भी है, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल भी अप होना जरूरी है। तो ग्लूकोज का लेवल अप होना, ब्लड प्रेशर राइज होना, ये किससे रिलेटेड है, सिंपैथेटिक से। और वापस जैसे नॉर्मल कंडीशन में आते हो तो ग्लूकोज का लेवल आपके ब्लड के अंदर से क्या हो जाना चाहिए, वापस नॉर्मल पोजीशन में आना चाहिए, यानी डाउन नहीं होना चाहिए, वापस नॉर्मल पोजीशन में लाने का काम करेगा। इसके बाद आपका जो ब्लड प्रेशर राइज हुआ था, क्योंकि दौड़ते समय उतना ब्लड प्रेशर होना भी जरूरी है, लेकिन जैसे आप नॉर्मल कंडीशन में आ गए, अगर वापस ब्लड प्रेशर राइज ही रहेगा तो आप किसके शिकार हो जाओगे, हाइपरटेंशन, जिसको हम क्या कहते हैं, हाई बीपी, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो वो वापस नॉर्मलाइज करने का काम कौन करता है, पैरासिम्पेथेटिक। उसको वापस क्या करेगा, वापस नॉर्मल कंडीशन में ले आएगा। इसके बाद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी होता है, तो ये डिक्रीज करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, और ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करता है। मतलब आप खाना खा रहे हो तो वो डाइजेशन के लिए जाएगा, तब पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव रहेगा। और जब आप स्ट्रेस कंडीशन में खाना खाते ही नहीं हो, वैसे भी मैं खा भी गए तब भी आपका ये स्ट्रेस कंडीशन में रहता है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसके अंदर होती नहीं और आपके अंदर डाइजेशन होगा नहीं। तो ये हो गया आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट का नाम याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है, लैंगले। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में किसी ने डिस्क्राइब किया था। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, लैंगले नामक जो साइंटिस्ट है उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और ये हो गया आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके आगे हम पढ़ेंगे जो आपका लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, वो है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या, 10th क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा है, तो वैसा ही रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे भी पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, जैसे आप पावलोव के बारे में पढ़ोगे, पावलोव कौन था, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आता है आपका लास्ट जो आपके चैप्टर का टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, जो ऑटोमेटिक होने वाली प्रक्रिया है और बहुत ही ज्यादा क्या होती है, फास्ट होती है, और इसके बारे में हमको पता भी नहीं होता। यानी ये कैसे होती है, अनकंट्रोल्ड होती है, बहुत ज्यादा ही फास्ट होती है और ऑटोमेटिक होती है। यानी रिफ्लेक्स एक्शन कैसा होता है, ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, इसके बाद ये कैसा होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, जो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, अनकंट्रोल्ड होता है और साइमल्टेनियसली होता है, बहुत ही ज्यादा फास्ट चलता है ये। तो ये ऑटोमेटिक है और अनकंट्रोल्ड होता है, उसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और ये आपके कंट्रोल में नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कोई हॉट वेसल है, बर्तन है, उसको हमने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं, उसके अंदर दूध भरा था, हमने सोचा नहीं दूध है कि गिर जाएगा, क्या होगा, जैसे हमने टच किया हॉट था, रिफ्लेक्स एक्शन आपकी क्या हुई, उसको आपने फेंक दिया और फेंकते हुए क्या हुआ, नीचे गिर गया। इसके बाद आपने सोचा भाई इसके अंदर दूध था, गिर गया वगैरह, पर आपको तब क्या महसूस हुआ कि आपकी स्किन जल जाएगी, और वो जले नहीं, यूं करके आपकी बॉडी ने कौन सी एक्शन की, रिफ्लेक्स एक्शन की, वो ऑटोमेटिक हुई, आपके कंट्रोल में नहीं थी। दूसरी बात, अनकंट्रोल थी, क्योंकि दूध था, बहुत महंगी चीज है आपके लिए, ठीक है, इसके बाद भी आपने उसको फेंक दिया, तो ये क्या हुआ, अनकंट्रोल्ड हुआ। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होती है वो कैसे होती है, ऑटोमेटिक होती है और अनकंट्रोल्ड होती है। और ये क्या होती है, बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। और इससे जो स्टिमुलस हमको मिलता है वो क्या होता है, शॉर्ट लिव, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव होता है। मतलब जैसे आपने उसको फेंक दिया, इसके बाद यूं नहीं है कि जैसे आपने हाथ झटक दिया तो वो 5 मिनट तक हाथ आपका ऐसे हवा में ही रहेगा, वापस आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हो। तो इससे जो स्टिमुलस हमको मिलता है वो कैसे होते हैं, शॉर्ट लिव होते हैं। जैसे किसी ने आपको प्रिक किया, प्रिक करना मतलब आपको किसी ने पिन चुभोई, चुभोते ही आप क्या करते, सोचते थोड़ी हो किसने पिन चुभोई, ये क्या था, पिन थी, ऐसा कुछ सोचते नहीं हम सीधा क्या करते हैं, उस हाथ को पीछे से मतलब वहां से हटा लेंगे फटाक से, और फटाक से आपने जैसे फास्ट रेस्पॉन्स दिया, हटा लिया आपने, ऐसा नहीं है कि आपका हाथ 5 मिनट तक हवा में ही रहेगा, आपके शॉर्ट लिव होती है रेस्पॉन्स, तो आप क्या करोगे, नॉर्मल पोजीशन में इजीली फास्टली जल्दी से वापस आ जाओगे। तो इसके जितने भी रेस्पॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट लिव होते हैं। और ये जो एक्शन होता है वो कैसा होता है, मैकेनिकल एक्शन, पूरा एक्शन कैसा होता है, मैकेनिकल होता है, आपकी बॉडी से रिलेटेड पूरा मैकेनिकल एक्शन होता है। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है वो कैसे होती है, ऑटोमेटिक होती है, अनकंट्रोल्ड होती है।
इसके बाद बहुत ही ज्यादा क्या होती है, फास्ट होती है और शॉर्ट लिव होती है। मतलब जैसे ही आपकी बॉडी ने रिफ्लेक्स एक्शन दिया किसी भी चीज में, जैसे मैंने आपको बताया पिंच हुई, इसके बाद कफिंग हो गया, जैसे आपने खाना खाया और एलिमेंट्री कैनाल में वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चला गया खाना, तो फटाक से क्या होता है, आपको खांसी आती है, कफिंग होती है और वो खाना बाहर आ जाता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो 5 मिनट तक आपको खांसी आती रहेगी कंटिन्यू, शॉर्ट लिव होते हो प्रोसेस, जैसे ही खाना बाहर आ गया आप नॉर्मलाइज हो जाते हो। तो ये किससे रिलेटेड है, आपके रिफ्लेक्स एक्शन से। ये एक मैकेनिकल एक्शन होती है, फास्ट होता है, शॉर्ट लिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें रिफ्लेक्स एक्शन की, तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है आपका मेनली 2 टाइप का होता है। ये टाइप जो क्लासिफिकेशन है वो भी आपने 10 क्लास के अंदर पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा हो तो यहां पे याद रखना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आता जरूर है। तो आपके जो टाइप है, टाइप की बात करें तो पहला होता है आपका अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको हम इनबॉर्न रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं, इनबॉर्न रिफ्लेक्स एक्शन, या फिर इसको इनहेरिटेड रिफ्लेक्स एक्शन भी कहा जाता है, इनहेरिटेड रिफ्लेक्स एक्शन भी कहा जाता है, यानी अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन या इनबॉर्न या इनहेरिटेड। और दूसरा जो होता है आपका होता है कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, जिसको रिवर्सिबल रिफ्लेक्स एक्शन भी कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिफ्लेक्स एक्शन। इसके 2 नाम है, कंडीशनल से आए क्वेश्चन तो भी, या रिवर्सिबल को मतलब रिफ्लेक्स एक्शन से क्वेश्चन आए तो भी इसको कर सकते हैं, या फिर एक और नाम होता है एक्वायर्ड, और इस नाम से पता भी चल जाता है, एक्वायर्ड मतलब गेन करना, किसी चीज को हम बाहर से जो गेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्वायर करना कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंडीशनल, रिवर्सिबल या एक्वायर्ड। तो इसके 2 टाइप हो गए, पहला हो गया आपका कंडीशनल और अनकंडीशनल, और दूसरा हो जाएगा आपका कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये होता क्या है, हमने टाइप्स तो देख लिए, पर होता क्या है, तो टाइप भी पूछेगा, ऐसा कोई जरूरी है नहीं। तो आपका जो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, इनबॉर्न होते हैं। हमने यहाँ पे पहला ही लिखा है, इसको इनबॉर्न भी कहा जाता है, इनबॉर्न रिफ्लेक्स एक्शन। इनबॉर्न रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है जैसे ही आपने जन्म लिया, मतलब जैसे ही आप पैदा होते हो, ठीक है, और आपका जन्म होता है, जन्म होने के बाद जितने भी मतलब रिफ्लेक्स एक्शन आपकी बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसको किसी एनवायरमेंट से या किसी ट्रेनिंग से आपको सीखना नहीं पड़ता, आप ऑटोमेटिकली क्या करते हो, वो आपके अंदर पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। इनको किसी के द्वारा मतलब सीखने की जरूरत होती नहीं है। तो ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन आपकी बॉडी के साथ ही आएंगे। और इसका एग्जांपल हम देख लेते, जैसे कोई बेबी बॉर्न होता है, तो जैसे वो मदर से मिल्क को सक करता है मेमोरी ग्लैंड से, तो उसको सिखाया थोड़ी जाता है आपको सक कैसे करना है। आप मेमोरी ग्लैंड के पास ले जाओ, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सक करना स्टार्ट कर देता है। और वो बच्चा 1 दिन का हो या फिर 10 दिन का हो, वो ऑटोमेटिकली सक करना स्टार्ट कर देता है, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती है। तो वो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा। जैसे हम उसको खाना दे रहे हैं, जैसे वो मिल्क ही पी रहा है या स्वेल कर रहा है, ठीक है, तो वो मिल्क जो अंदर जा रहा है उसके अंदर, वो बाय चांस यू समझ लो एलिमेंट्री कैनाल की जगह वो किसके अंदर चला गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा, कफिंग होगी, और ऑटोमेटिकली वो दूध क्या होगा, उस रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर फेंक दिया जाएगा। वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ताकि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ना चला जाए और लंग्स को डैमेज नहीं करे, करके वो दूध क्या होता है, ऑटोमेटिकली मिल्क बाहर निकल जाता है। वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है, जैसे कफिंग और मिल्क स्वेलिंग करना, और इसके बाद सकिंग करना, वो क्या, ये सारे क्या है, ऑटोमेटिकली आपके इनबॉर्न होते हैं, आपको सिखाने की जरूरत नहीं होती। तो वो सब क्या कहलाएंगे, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन या इनबॉर्न या इनहेरिटेड रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। इसके बाद जो आपका कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन या रिवर्सिबल रिफ्लेक्स एक्शन या एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो क्या होता है, तो जब हम किसी एनवायरमेंट में किसी स्टिमुलस से एनकाउंटर करते हैं, मतलब एनकाउंटर स्टिमुलस, मतलब आप किसी चीज को देखते हो और देखने के बाद आप जो सीखते हो, और सीखने के बाद आपके लाइफ में वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा और वो परमानेंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइम आप जब उससे रिलेटेड कोई वर्क करते हो या बिहेव करते हो, तो उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो क्या कहलाता है, आपका कंडीशनल स्टिमुलस कहलाता है। और इसको एक्वायर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसको एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से सीखते हैं। जब आपका किसी से फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा या फिर उससे रिलेटेड जो स्टिमुलस होगा, उसकी आपने क्या ले लिया, ट्रेनिंग ली है, यानी प्रशिक्षण ले लिया, तब जो रिफ्लेक्स एक्शन आपकी बॉडी मतलब फॉलो करेगी वो कैसे होंगे, कंडीशनल होंगे। ये इनबॉर्न होते नहीं है, हम इसको क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में आने के बाद आपके सामने जब वो स्टिमुलस या एक्सटर्नल कोई भी पार्ट आपके सामने आएगा, उससे जब हम मतलब कंटिन्यू अटैच हो जाते हैं और इसके बाद वो अनकॉन्शियस होने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं। जैसे कंडीशनल स्टिमुलस के एग्जाम्पल हम देखें तो स्विमिंग, जैसे आप स्विमिंग सीखते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, लेकिन मैं आपको बेसिक एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे आप स्विमिंग सीखते हो, तो स्विमिंग सीखते समय जब आप नए हो
तब आप क्या कर रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो। तो ट्रेनिंग लेते समय आपको पता है कि आपको सिखाने वाला क्या कहता है कि आपको वाटर को क्या करना है, कट करना है, इसके बाद अप एंड डाउन करना है हाथ को। लेकिन जब आप स्विमिंग सीख जाते हो और आपने कंप्लीटली उसकी ट्रेनिंग ले ली, इसके बाद आप दिमाग में याद नहीं रखते हो कि मेरे को अप एंड डाउन हाथ लेना है या वाटर को कट करना है, आप सीधे पानी में कूदे, ऑटोमेटिकली आप क्या करते हो, स्विम करना स्टार्ट कर देते हो। तो वो क्या हो जाएगा, कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे आप साइकिलिंग सीखते हो, तो साइकिलिंग सीखते समय जब आपको कुछ सिखाता है तो वो पेडल के ऊपर जैसे ही आपके पांव रखने के लिए कहता है, आप राइट पांव ऊपर रहते हो, उसके ऊपर प्रेस करते हो, तो लेफ्ट वाला क्या होता है, ऑटोमेटिकली ऊपर आता है। फिर लेफ्ट को क्या करोगे, आप प्रेस करोगे तो राइट वाला ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा। ये कंडीशन आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग ले रहे हो। लेकिन जैसे ही आप साइकिल सीख जाते हो, पूरी साइकिलिंग आपको कंप्लीटली आगे, इसके बाद आप कभी भी ये नहीं सोचते हो कि मेरे को राइट पेडल को प्रेस करना है कि लेफ्ट पेडल को प्रेस करना है। ऑटोमेटिकली वो मतलब जो प्रक्रिया है या प्रोसेस है ऑटोमेटिकली चलने लग जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। तो ये जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है और कंडीशनल और अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है, उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया था और एक्सपेरिमेंट किया था इवान पेट्रोविच पावलोव। पावलोव करके एक साइंटिस्ट था जिसका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। यानी रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट दिया गया था, वो एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू रिफ्लेक्स एक्शन, वो दिया था आपके पावलोव। पावलोव करके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम भी आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है बेल एंड डॉग एक्सपेरिमेंट। बेल एंड डॉग एक्सपेरिमेंट, ये मतलब ये जो प्रोसेस थी वो क्या थी, बेल एंड डॉग एक्सपेरिमेंट था क्या। तो जैसे हम देखते हैं कि उन्होंने कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस को कनेक्ट करने का काम किया था और ये प्रोसेस चलती कैसे वो भी बताया था इन्होंने। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे डॉग होता था, उन्होंने क्या किया, डॉग को फूड ऑफर किया और जैसे ही फूड ऑफर किया, खाने से पहले उसके मुंह के अंदर क्या होता है, सलिवेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब लार गिरना स्टार्ट हो जाती है। जो भी फेवरेट फूड होता है, हम भी देखते हैं तो हमारे भी लार आना स्टार्ट हो जाती है। वो क्या होती है, उसकी अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन होता है। मतलब जैसे ही वो फूड को देखता है तो ऑटोमेटिकली उसकी क्या हो जाती है, सलाइवा रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, 2-3 दिन तक उसको फूड ऑफर किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, घंटी बजाई, बेल। जैसे ही घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको फूड ऑफर किया, तो उसके अंदर क्या आ रही थी, लार आ रही थी। फिर बाद में उन्होंने घंटी बजाई, फिर फूड दिया, उसके अंदर लार आ रही थी, लेकिन वो फूड की वजह से आ रही थी, ना कि घंटी की वजह से। लेकिन रोज ऐसा करने से, कंटिन्यूस 5 to 6 डे ऐसा दोहराने से, अब उस कुत्ते को क्या मतलब उस डॉग को क्या लगने लगा, वो फील करने लगा कि बेल जब बजती है तब अपने लिए क्या आता है, फूड आता है। और उसके लिए वो क्या हो गया, बेल उसके लिए क्या आती है, कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे ही बेल बजती, उन्होंने फूड ऑफर नहीं किया उसको, लेकिन जैसे ही बेल बजी, उसके मुंह से क्या आने लगी थी, लार आने लगी थी, क्योंकि वो उससे क्या हो गया था, अटैच हो गया था। तो बेल क्या हो जाएगी यहाँ पे, कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। लार आना क्या है, अनकंडीशनल है। लेकिन जब उसने बेल बजाई तो वो क्या हो गया, कंडीशनल स्टिमुलस हो गया उसके लिए, और जो लार आई वो क्या होगा, उसका कंडीशनल एक्शन या उसके ऊपर जो रेस्पॉन्स दिया है वो हो जाएगा, यानी कंडीशनल रेस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इवान पेट्रोविच पावलोव ने बेल एंड डॉग एक्सपेरिमेंट दिया था, वो आपको पता होना चाहिए। कंडीशनल और अनकंडीशनल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है, इस वर्क को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसमें वेक्टर का जो पार्ट 5 हमने किया था, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे, उसी के आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे आपका एग्जांपल नंबर 6 हो गया था, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ फैक्टर्स। ये जिस मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6 में जैसे आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, कोई 2 वेक्टर्स दे रखे ए और बी, सम ऑफ वेक्टर करना है उसका, वहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी का जो भी सम बनेगा, उसका जो भी सम आएगा, सम ऑफ वेक्टर्स, उसके डायरेक्शन में हमको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वही है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आफ्टर दिस जो एग्जाम्पल नंबर 7 है, अगेन उसमें क्या कहा है कि कोई पॉइंट P गिवन है, P आपको गिवन है, P है 2, 3, 0 और Q गिवन है -1, -2, -1, -2, -4 डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। अब इसका जो डायरेक्शन है वेक्टर का वो क्या है, P से
क्यू की तरफ है, तो आपका जो वेक्टर बनेगा दैट वुड बी पी क्यू। डायरेक्शन पी टू क्यू है तो वेक्टर पी क्यू फाइंड करना है। फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, ये जो दो पॉइंट है पी एंड क्यू, इनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर आपको फाइंड करना है। तो ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं। पी एंड क्यू आपको डायरेक्शन गिवन है पी टू क्यू चलना है, तो पी क्यू फाइंड करना है तो क्यू में से पी को माइनस करना रहेगा। तो यहाँ पर वेक्टर फाइंड करना है तो या तो पहले इनके कंपोनेंट्स फाइंड कर दो देन वेक्टर फॉर्म में लिखो, या फिर इनको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब जैसे p है तो वेक्टर p ना लिख करके इसको क्या लिखेंगे, जैसे p के लिए वेक्टर लिखना है दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर लिखना है, या तो आप लिखोगे OP दैट इज इक्वल टू क्या बनना चाहिए 2i कैप प्लस 3j कैप विच इज़ योर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। क्लियर। नाउ Q का भी पोजीशन वेक्टर OQ इज इक्वल टू -1i कैप, तो -i कैप -2j कैप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2j कैप। नाउ प्लस आएगा प्लस -4k कैप, तो प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा -4k कैप। तो इस तरीके से दो पोजीशन वेक्टर आ गया। हमको क्या चाहिए, PQ का वैल्यू चाहिए, तो PQ इज OQ में से आप OP को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख रही हूँ लेकिन ये स्टेप आप लिखेंगे यहाँ पर OQ की वैल्यू देन OP की वैल्यू। OQ क्या है आपका -i, OQ में से OP माइनस करना है तो -i -2, तो i के जो कंपोनेंट्स हैं i के का जो कंपोनेंट है वो क्या बनेगा माइनस करने पर -1 -2, तो -3 -2 -3, तो क्या आया माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -5j कैप -1 और -4 एंड वहाँ पर तो 0 है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो -4k कैप। तो आपका जो रिजल्टेंट बनेगा PQ, उसका जो वेक्टर होगा वो ये होगा। अगर यहाँ से ऐसे ना करते तो पहले कंपोनेंट्स फाइंड कर देते, Q में से P को माइनस करके देन उसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते i कैप j कैप k कैप के फॉर्म में। अब इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें भी डायरेक्टली फॉर्मूला लग रहा है। कंसिडर 2 पॉइंट्स P एंड Q विथ पोजीशन वेक्टर्स। कोई भी दो पॉइंट है P और Q है, उनके पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं, स्थिति सदिश दे रखे OP इज इक्वल टू 3a माइनस 2b और OQ इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, तो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R। अब यहाँ पर क्या OP गिवन है, OQ गिवन है, यहाँ पर किसी पॉइंट R का आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। ये कुछ ऐसा है, पॉइंट P है, पॉइंट Q है, उनके पोजीशन वेक्टर्स आपको गिवन है। इफ़ दिस इज़ O, ये P है, ये Q है। OP और OQ आपको गिवन है, दिस इज़ 3a माइनस 2b OP, और ये है आपका a प्लस b। OP और OQ पता है, ये जो PQ है फिलहाल नहीं पता। हमको क्या पता करना है, वेक्टर R की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R। यहाँ पर कोई पॉइंट R होगा, उसका पोजीशन वेक्टर हमको फाइंड करना है। विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग PQ। ये जो लाइन सेगमेंट PQ है, जो कि ये जो वेक्टर R है या फिर ये पॉइंट R है, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो इस लाइन PQ को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 1। तो उस कंडीशन में इस R की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए, तो यानी कि आपको ये OR फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करते थे, वेक्टर R का फॉर्मूला होता था R इज इक्वल टू m इंटू 2:1 ये लिया है, हम क्या लेते थे, ये m लिया है, ये n लिया है, ये वेक्टर
ए लिया है, ये वेक्टर बी लिया है, उसके लिए क्या कर देते हैं, वेक्टर ए प्लस एम इंटू बी प्लस एन इंटू ए अपॉन एम प्लस एन। तो अब यहाँ पर क्या है, वेक्टर आर की जगह पर है ओ आर, आर का पोजीशन वेक्टर एम इंटू बी, यानी कि एम की जगह पर 2 है, तो 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस एन क्या है 1 इंटू 3a माइनस 2b अपॉन m प्लस एन, यानी कि 2 प्लस 1। ये तो हो गया एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, बाह्य विभाजन के लिए। सेम क्वेश्चन में अंतः विभाजन के लिए भी पूछा है, तो सिमिलर फॉर्मूला में ही बस यहाँ जहाँ प्लस आ रहा है उसकी जगह पर माइनस आ जाएगा। तो इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। क्या बनना चाहिए ये देख ही लो। चलो इसका आंसर 2a प्लस 2b प्लस 1 इंटू 3 है, तो क्या बना 3a माइनस 1 इंटू 2b माइनस 2b अपॉन 2 प्लस 1 3, 2b से 2b हट गया, 2a प्लस 3a कितना 5a अपॉन 3। तो आपका जो r आया उसका पोजीशन वेक्टर आपका एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए बना है 5a/3, इंटरनल डिवीज़न यानी कि अंतः विभाजन के लिए ये जो फॉर्मूला है उसमें हम माइनस लगा देंगे। क्लियर है ये? अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 जैसे हैं, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। 3 पॉइंट्स आपको दे दिए ए बी सी, और आपको ये शो करना है तीनों ही वर्टिसेस जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के, यानी कि समकोण त्रिभुज के ये शीर्ष है। ये सिद्ध करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ए जो गिवन है वो है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसमें करना क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन बाकी का सॉल्यूशन आपको ही करना है। आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और जो सी है पॉइंट 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो ये 3 पॉइंट्स है, आपको चेक करना है ये समकोण त्रिभुज के है या नहीं। तो समकोण त्रिभुज के है या नहीं, समकोण त्रिभुज की क्या खासियत होती है कि वो पाइथागोरस को फॉलो करते हैं। उसके लिए होता है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, कर्ण, लंब और आधार। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, आपके पास हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। अभी फ़िलहाल के लिए इन सब को भूल जाते हैं, सिर्फ साइड ऑफ ट्राइंगल ध्यान रखते हैं। अगर हमारे पास साइड ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगी तो वहाँ से हम ये चीज़ चेक करके बता सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। फर्स्ट चीज़ ये आपको प्रूव करना है यहाँ पर, शो दैट ये जो वर्टिसेस है वो राइट एंगल ट्राइंगल के, इसका मतलब है ऐसा ही है, आपको चेक भी करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट प्रूव करना है। तो साइड्स कैसे निकालेंगे, साइड अगर देखी जाए तो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी एंड सी। तो एक साइड हो जाएगा ए बी, बी सी और ए सी। तो पहले वेक्टर ए बी निकालो, वेक्टर बी सी निकालो, और वेक्टर और कौन सा बचा है, वेक्टर ए सी। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या रहेगा, ए बी फाइंड करना है, तो बी में से ए को माइनस करो, ओ बी माइनस ओ ए, ये जो आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो ए बी इज इक्वल टू, तो डायरेक्टली करना है, बी में से ए को माइनस करना है। तो क्या करोगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो अब वेक्टर बी में से ए को माइनस करना है, तो आई का कंपोनेंट आई के कंपोनेंट से माइनस, जे का कंपोनेंट जे के कंपोनेंट से माइनस होगा, और के का कंपोनेंट के कंपोनेंट से। तो अब जैसे यहाँ करते हैं, बी में से ए को माइनस करना है, तो 1 माइनस 2 इज 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 3 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो माइनस आई कैप, यहाँ पर क्या था, ये माइनस 3 प्लस 1 है, तो ये बनेगा माइनस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप। ठीक है, इस तरीके से ए बी वैक्टर आ गया। सिमिलरली वेक्टर बी सी निकालेंगे और वेक्टर
AC निकालेंगे। तो आपका जो AB का वैल्यू बना दैट इज़ ओके, इस तरीके से BC और AC दोनों का ही वैल्यू आ जाएगा। ये आते ही आप क्या काम करेंगे यहाँ पर, जैसे AB BC CA ले लो चाहे तो, अगर AC नहीं लेना चाहते तो CA भी ले सकते हैं। फिर जब हम इसको चेक करेंगे तो सेम चीज़ अप्लाई होनी चाहिए, कोई एक चीज़ इसमें से हाइपोटेनियस होगी, दोनों का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखना रहेगा। यहाँ पर तो वेक्टर्स है तो हाइपोटेनियस जो भी मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का जो भी वेक्टर बनेगा प्लस बेस का, क्योंकि यहाँ वेक्टर्स है मैग्नीट्यूड से, तो इंडिविजुअली सबका मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा और चेक करना रहेगा कोई ना कोई साइड ऐसी होगी जिसका स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दो के स्क्वायर के सम के। अब इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 13.1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं सिर्फ क्लू दूंगी, सॉल्व आपको ही करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स, कुछ वेक्टर्स दे रखे वहाँ से मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का सीधा सिंपल फॉर्मूला है, इन गिवन वेक्टर सबका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो A B C तीन वेक्टर्स दे रखे, मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B और मैग्नीट्यूड ऑफ C निकालना है। तरीका यही रहेगा, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ A हमको निकालना है तो जो भी उसका x का कॉम्पोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस y का कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस z के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो ऐसे वेक्टर्स जो डायरेक्शन तो जिनका डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड वाले मतलब कि इट्स नॉट नेसेसरी कि उसका x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट सेम हो। जैसे मैंने रैंडम सा कोई ले लिया है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ओके। और मैंने दूसरा वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर A एंड वेक्टर B क्या लिया, उसमें कंपोनेंट्स तो यही वाले रखे 2 1 3, लेकिन ये ज़रूरी नहीं रखा कि x के कंपोनेंट में 2 ही हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया 1 ले लिया, मेरे x के कंपोनेंट में 1 है और j के कंपोनेंट में 3 है, 3j कैप प्लस k कैप में क्या बचा हुआ है 1k कैप। तो अब यहाँ पर जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो नंबर्स तो हमको सेम मिलते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ B इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एक चीज़ मिस हो गई यहाँ पर 2k कैप लेना रहेगा, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट में 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1, 1 प्लस 9, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 9 14, यही होगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा √14 और यहाँ पर भी √14, 9 प्लस 4, 4 प्लस 1 5, 9 प्लस 5 √14। तो ये दोनों वेक्टर्स जो इनके डायरेक्शन तो डिफरेंट है क्योंकि x y z तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं हो रहा है, तो इस वजह से सेम मैग्नीट्यूड वाले ये दो वेक्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट में अपने को ये लेना है कि मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट होंगे और सेम मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंट बट वेक्टर जो है वो सेम लेने हैं, डायरेक्शन उनका सेम लेना है, डायरेक्शन मस्ट बी सेम। तो थर्ड में डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम चाहिए ना हमको, तो मैग्नीट्यूड कुड बी डिफरेंट। तो A इज इक्वल टू जैसे हमने लिया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो B जो रहेगा वो मैग्नीट्यूड डिफरेंट करना है इसलिए सेम कंपोनेंट ना लेकर के सिमिलर रेशियो में ले लेंगे। जैसे यहाँ पर i कैप j कैप k कैप है तो यहाँ पर 3i कैप 3j कैप प्लस 3k कैप, तो डायरेक्शन तो उनका सिमिलर हमको मिल गया कि जितना ये x कंपोनेंट में जा रहा है उतना ही y में, उतना ही z में, जितना ये x में जितना ये y में उतना ही ये z में एक्सटेंड होगा। तो ये दोनों में मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट है बट द
डायरेक्शन इज सेम, वाई? क्योंकि इस चीज़ को ये भी लिखी जा सकती है, 3 कॉमन निकलेगा तो ये बन जाएगा वेक्टर ए। ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके, जैसे वेक्टर बी इज इक्वल टू कोई भी लैम्बडा अगर उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम कोई स्केलर क्वांटिटी तो वो उतना टाइम्स हो जाता है। तो आपका जो वेक्टर बी है वो ए का लैम्बडा टाइम्स है। तो हम करते थे यहाँ पे, जैसे ये दिस इज़ योर वेक्टर ए, तो हाफ वेक्टर ए ऐसा होगा, 2a है तो 1 2 3 4 इतना कितना एक्सटेंड हो जाएगा, दिस इज़ 2 है तो उतने टाइम्स हो जाता है। तो ये इन सब की डायरेक्शन सेम ही रहती है, ठीक है। अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस है कोशिश करें खुद ट्राई करने की, बट अगर नहीं होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।